अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मेरा आपका साथ होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और बहुत सारी अहम खबरें होंगी। गला बहुत ख़राब है, आहिस्ता आहिस्ता बोलूँगी और शायद खबरें बांट भी दूँ। तो सबसे पहले जो आज अहम खबरें सामने आ रही हैं वो ये कि गवर्नर से MQM का रब्ता हुआ है और रब्ता कमेटी के वफ़द की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में मुत्तहदा के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद थे। और यकीनन जैसे कि हम देखते हैं कि सूबे के जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत का सिलसिला अब जारी है और उस पर इत्तेफाक भी हुआ है और ये कहा गया है कि जो भरपूर एतमाद का इजहार किया गया है MQM की रब्ता कमेटी पर। तो इस हवाले से भी हम आपको जो है वो आगाह करेंगे आज के शो में कि क्या क्या मुलाकात का अहवाल रहा, इस पर बात होगी और MQM क्या आगे करने का सोच रही है। उस हवाले से एक और ख़बर सामने आई कल के बाद कि MQM ने कारकुनान पर जो है वो असला साथ लेकर चलने पर पाबंदी आयद कर दी है कि कोई भी कारकुन हो MQM से अगर उसका ताल्लुक होगा तो वो असलहा साथ लेकर नहीं जाएगा। और जो है MQM पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जो तमाम पुरतशद्दुद सियासत है उसको अब रोका जाए, असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद की जाए, शहर में अमन व अमान की जो सूरत हाल है उस पर काबू पाया जाए। और अगर उन्होंने कहा कि कोई भी कारकुन असलहा चलाता हुआ या असलहा रखता हुआ या इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में मुलव्वस पाया गया तो उसकी रुकनियत फौरी तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी। इसके अलावा मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से जो है मुलाकात हुई है और अमेरिका के डिप्टी चीफ की, और उसमें उनके मुलाकात में जो है वो बाहिमी दिलचस्पी कराची की तामीर तरक्की के हवाले से और दीगर उमूर पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। कौन सी चीज़ें ज़ेर गौर आई इन पर भी हम आज के शो में बात करेंगे। इसके साथ साथ जो चिकन प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और हम देख रहे हैं कि उमूमन भी जो प्राइस है वो 500 रुपये से नीचे आती है, हमें नज़र नहीं आ रही। और इस वक्त जो इतना ज़्यादा रेज़ नज़र आ रहा है 198 यानी 200 रुपये तकरीबन इजाफा होने के बाद जो मुर्गी का गोश्त है वो क्या हुआ कि महंगा तो हुआ है, लेकिन ये दुकानदार ही दावा करते हैं कि हम जो है वो मुर्गी की कीमत में कमी का दावा कर रहे हैं। वही कह रहे हैं कि 40 रुपये सस्ता अभी हमने मज़ीद किया है। तो इस वक्त जो गोश्त मिल रहा है वो 700 रुपये तक मिल रहा है, इसकी प्राइस मज़ीद बढ़ गई थी। तो हम ये ख़बरें देख रहे हैं कि क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा जो है वो प्राइसेस नज़र आ रही हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ साथ जो है वो कराची के मेडिकल स्टोर से जो है वो इंसुलिन गायब हो गई है और हम देख रहे हैं कि अद्वियात की जब किल्लत होती है तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसकी वजह क्या है, क्यों हो रहा है, हम बात करेंगे। कि इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि इंसुलिन में जो खाम माल यूज़ होता है, जो रॉ मटीरियल है, पहले तो वो LCs बंद होने की वजह से वो वहाँ पे फंसा रहा, बहुत अरसा उसमें लगा। उसके बाद जो है वो अब ये कह रहे हैं कि अभी तक जो है वो रॉ मटेरियल दस्तियाब नहीं, जिसकी वजह से जो है ना शॉर्टेज हो रही है और वो दुकानों पर अवेलेबल नहीं है। इस पर भी हम आज आपको शो में बताएंगे। इसके अलावा डेंगू के बाद कराची में जो है वो खसरा की वबा ने सर उठा लिया है और इस हालिया दिनों में 1000 से ज़ायद जो है वो केसेस वो रिपोर्ट हुए हैं। तो आगाही मुहिम चलाने का फैसला किया गया है माहिरीन के मुताबिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा सिंध हुकूमत को हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों के खिलाफ फंड्स जारी करने का हुक्म जारी किया है और जो हेल्पलाइन इस हवाले से 1093 वो भी कहा गया है कि बहाल की जाए ताकि जो मुताल्लिका इदारे हैं वो आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसके अलावा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने वजारत तवानाई, वजारत तिजारत और SIFC को ख़त भी लिखा है कि बरामदी जो सनत है वो दम तोड़ रही है और पाकिस्तान बरामदी मार्केट के शेयर्स खो रहा है, ऐसा कहना है एप्टमा का। इंडस्ट्री को इस वक्त 50 रुपये फ़ी यूनिट में बिजली फराहम की जा रही है और फ़ी यूनिट बिजली जो है वो कम की जाए ताकि जो बरामदात हैं और जो इंडस्ट्रीज़ है उसका पहिया चलाया जा सके। तो वेलकम टू द शो आज़ाद नूरी साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लग रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? बस मैं कोरंगी आया हूँ। अच्छा था, बस बहुत अच्छा था। ये सेक्रेटरी से घर से बस कोरंगी आया हूँ, कोरंगी से फिर सेक्रेटरी जाऊँगा। गुड। और अयाज राना साहब भी आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अयाज? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं गला ख़राब बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा गला इस सीज़न में आपका जो है पूरा ऑन एंड ऑफ तबीयत बहुत ज़्यादा जो है ना वो गला बहुत जल्दी इफेक्ट होने लगा। मुझे पानी चेंज हो जाए या जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा भी वेदर, नींद क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर नहीं हो पाती है तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो गला इफेक्ट होता है। लेकिन बहरहाल ये सब चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। नाजरीन थोड़ा सा बर्दाश्त करें, आप लोग ज़्यादा बोले मैं कम बोलूँगी। तो PSL देखते हैं। आज़ाद भाई कैसा लगा आपको ये नगमा इस वक्त सुन के? मुझे एक सियासी खेल जमेगा, सियासी नगमा आपको तो वही वाला पसंद क्या था? पहला ये देखा है ज़बरदस्त है
इसमें कुछ शशके हैं, जिस तरह उसमें शशके थे। वो क्या था, वो कोका क्या था उसका नाम? नकदा कोका। मैं आज तक नहीं सुन पाई इसको, मैंने कहा भी था मैं सुनूंगी। हाँ, उस गाने की पूरी दुनिया ने सुना और देखा। उसके बाद में उसका फायदा एक सियासी जमात को हुआ और खामोशी से आज़ाद उम्मीदवार जो मेरी पार्टी थी वो जीत कर आ गई बड़ी कामयाबी के साथ। उसके बाद में जो है 45 मेरी पार्टी थी वही 45 और 47 फार्म जो है उसमें तजाद पैदा हुआ। लोगों को पता नहीं था, पहले लोगों को पता था बे फार्म, 7वां फार्म घर का जो रेवेन्यू फार्म का पता था, लेकिन इस बार पता लग गया कि फार्म जो 45 और 47 क्या है, इसका कम से कम पता लोगों को लग गया। इसलिए से पहले वो उनका जो था गाना था नकदा कोका बड़ा मशहूर हुआ। उसके बाद में इस वक्त ये PSL के हवाले से जो नगमा आया ये बड़ा पॉपुलर देखा जा रहा है। इसमें भी कहा गया है खुल के खेलो। हाँ, उसमें भी कहा गया था खुल के खेलो। वो कैदी थे लेकिन ये आज़ाद हो सकता है, PSL में हमें कामयाबी हासिल हो, बस हमारी दुआएं हैं हो सकती है। बाकी करने वाले और कराने वाले जो कुछ करते हैं फैसला, वो उनको अल्लाह उनको हिदायत दे। बिल्कुल ऐसे ही। आपका कैसा इंटरेस्ट है टुवर्ड्स क्रिकेट अयाज, और ये PSL का सॉन्ग आपको कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा, आई लाइक इट। मैंने भी अभी सुना, लेकिन जो सीटी बजेगी आई थिंक ये उसको सुपर सीड कर जाएगा। अभी तक जितना बीट जिस तरीके से दी है, जितनी एनर्जी नज़र आ रही है, वरना जब भी PSL का नाम आता था तो गाना एक वो हमारा जो पहला गाना था वही जो तराना बन जाता है और लोगों को ज़्यादा उसी से कंपेयर लोग कर रहे होते। बीच में हालांकि बहुत सारे गाने आए, हर सीजन में गाना आता रहा, याद भी नहीं है, खेल दीवानों का याद है थोड़ा बहुत। तो ये एक देखे लगता है ऐसा है कि ये वाला गाना थोड़ा सा एनर्जी आयमा बेग की तो आवाज़ भी जो हमेशा से वो एक यूनिक आवाज़ रखती हैं, साथ अली ज़फ़र तो नो डाउट हमारे स्टार हैं, सुपर स्टार हैं बल्कि। तो अच्छा है, लोगों की एक आ गया है अब PSL भी शुरू होने वाला है, 2-3 दिन ही रह गए हैं। अब देखते हैं इंशाल्लाह अच्छा इनेकाद होगा इसका। और पहले लाहौर है, फिर कराची में हम भी यहाँ पर होंगे और यकीनन इस दफ़ा जाके भी देखेंगे कि कैसा जो है क्राउड आता है या कितना अट्रैक्ट करता है, क्योंकि सियासी गर्मा गर्मी भी साथ साथ चल रही होगी। तो यकीनन PSL ये ना हो कि उसके बीच में कहीं बीच में रह जाए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी हम इससे पहले की सियासत पे बात करें, शुजा एक दफ़ा और जो है ना वो थोड़ा सा नगमा हमें सुना दें, उसके बाद जो है नगमा बनवाया हबीब बैंक वालों ने। हबीब बैंक एक अच्छा मयारी बैंक है, उसकी बात करनी चाहिए क्योंकि वो स्पॉन्सर है जिन्होंने खर्चा किया है, तो ज़बरदस्त बैंक है। उन्होंने एक अच्छा नगमा बनाया जो मार्केट में। बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल हमारा जो ब्रांड है PSL वो नवे सीज़न पे आ गया है, और बहुत बातें हो रही थी कि पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब नहीं होगी, ये एक सीज़न होगा, फेल हो जाएगी, दुबई तक महदूद रहेगी, ये पाकिस्तान में इसके मैचेस नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान के हर शहर में हम देख रहे हैं, बड़े शहर में जहाँ जहाँ स्टेडियम्स हैं इस वक्त मैचेस हो रहे हैं, बड़ी टीम्स जो हैं टीम्स में भी इजाफा हो गया है। तो PSL ओवरऑल एक अब ब्रांड बन चुका है। और एक अच्छी बात यह है कि अपने नाज़रीन को बताने के लिए कि PSL की जो लीग है वो बहुत सारी दुनिया में IPL से ज़्यादा जो है वो मकबूल हो रही, क्योंकि एक तो उसका जो टीम्स कम है, शॉर्ट फॉर्मेट है, अच्छे मुकाबले होते हैं, एक्साइटिंग मैचेस होते हैं, वो अपने टाइम से जो है ना वो स्टार्ट होकर फिनिश हो जाती है। तो लोगों का एक बड़ा इंटरेस्ट हमें नज़र आ रहा है। तो बहरहाल हम चलते हैं और ज़रा PSL का जो सॉन्ग है उसको एक दफ़ा फिर देखते हैं, एंड देन फिर हम बात करेंगे अपनी जो खबरें मैंने आपसे स्टार्ट में शेयर की थी उस पर। तो रंग जमेगा इंशाल्लाह ताला, हम सब PSL के मैचेस को एंजॉय करेंगे, आप भी इंजॉय कीजिएगा साथ साथ। और PSL के हवाले से मजीद भी शो में बात होती रहेगी, लेकिन बढ़ते हैं कुछ ज़रा सियासी मंजरनामे पर नज़र डालते हैं। इस वक्त MQM की मीटिंग हुई है कल, और जी राब्ता कमेटी पर जो है वो बड़ा एतमाद किया है, जो तमाम क़यादत है गवर्नर से भी मुलाकात हुई है। इसके अलावा असलहा साथ रखने पर और नुमाइश पर पाबंदी लगाई गई है। कारकुनान पर यह कहा गया है कि कोई भी इस तरह की एक्टिविटी में मुलविस पाया गया तो जी रुकनीत ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल एक MQM ने अच्छा इनिशिएटिव लिया, ख़ास तौर पर असले के हवाले से। जो MQM पर तासुर था, इल्ज़ाम था, हक़ाइक़ थे, कुछ भी था, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया ताकि एक छाप जो थी उन पर छाप मिट जाएगी, छाप मिट जाए, ताकि MQM एक वाज़ह तौर पर सियासी जमात के तौर पर उभर कर आ गया है। ये फैसला MQM ने वक्त और हालात के लिहाज से बिल्कुल अच्छा किया, क्योंकि कल जो MQM ने फैसला किया उससे कबल एक रात पहले जो बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक सहाफ़ी ने सवाल किया जिसमें कहा गया कि MQM ये वो XYZ जमात है, आपने इसके साथ कैसे चलोगे, कराची के हालात ख़राब होंगे। तो उन्होंने कहा कि सियासी इत्तेफाक इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन किसी को कराची का अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे, उनको आईनी हाथों से निपटेंगे। उसके बाद में कल जो MQM की प्रेस रिलीज सामने आई जिसमें वाज़ह तौर पर कहा गया, उन्होंने एक बात तो उन्होंने तस्दीक की, हम मसला बरदार जो एक जमात है, लेकिन उसके बाद इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा कि हमारे जो कारकुनान असले का इस्तेमाल नहीं करें, जो इसने किया तो उसके खिलाफ
जो है पार्टी से उनको खारिज किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। लेकिन अच्छा फैसला है। उसके बाद में एमक्यूएम ने रात गए जो है एएनपी जो अवामी नेशनल पार्टी अब्दुल वली खान के जो उनसे मुलाकात की। इनके आपस में कशीदगी रही है 2008 से लेकर 2012 तक का मिलिशिया के दौर में। रोज़ कराची में 102 से लेकर 113 तक लाशें मिलती रही हैं। उसमें ख़ास तौर पर पठान और उर्दू स्पीकिंग, चाहे वो एमक्यूएम का हो या कोई भी एक्सपाइजेड हो, वो भी बड़ी तादाद में लोग कराची मारे गए। रोज़ कराची में 102 से 113 तक लाशें उठती रही, जिसमें बड़ा नुकसान कराची को, जिसमें ख़ासतौर पॉलिश करने वाले बेचारे मोची थे, काम करते थे, मजदूरी करते थे, उनको मारा गया। होटल्स के चलाने वालों को मारा गया। कई बेचारे बेगुनाह लोग मारे गए। जिसमें ये सवाल तो अपनी जगह पर मौजूद है। इसकी तहकीकात करना, इसके मामला को देखना, ये हमारे इदारों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन एमक्यूएम ने एक अच्छा फैसला किया। कल जो वाज़ह तौर पर बता दिया कि असले का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। अभी कारकुनान को अल्लाह हिदायत दे असले का इस्तेमाल नहीं करें। स्ट्रिक्ट एक्शन और पॉलिसीज आती हैं तो फिर कारकुनान भी जो है उनको भी एक थोड़े से शटअप कॉल, भाई सीनियर लीडरशिप इस पे एक्शन ले रही है। लेकिन अयाज आप भी इस पे कमेंट करिएगा। ब्रेक ले लूँ मैं ज़रा पहले। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अयाज से भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एमक्यूएम के हवाले से एक अहम फैसला सामने आया है। तो अयाज आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने देखा इलेक्शंस के अंदर एक नाज़माबाद के इलाके के अंदर जहाँ एमक्यूएम दावा करती रही कि उनके 6 कारकुनान जो है वो शहीद कर दिए गए। एक नाहक खून बहा बच्चे का। उस वक्त पीपल्स पार्टी जैसे आज़ाद भाई कह रहे हैं कि सामने आ गया कि भाई, लेकिन यहाँ पे कौन सी जमात ऐसी नहीं है जो मुसल्ला नहीं है। बड़े बड़े इनके विंग नाम, पूरे शहर के अंदर निकलना, ताजरों का क्या, आम आदमी को ज़रा सा उनको पता चल जाए, किसी दुकानदार को नहीं बख्शा गया। जो पर्चियाँ भेजी जाती थी, गले काट दिए जाते थे, वो दौर ख़त्म हो गया। लेकिन अब जब इन्होंने अपनी सियासत के लिए उनको बोला कि आप लड़ें झगड़ें, जो कर सकते हैं करें, ये दोनों जमातों की जानिब से वाज़े अपने कारकुनों के अंदर ये बात कही गई। और जब वो शहीद हो गए, चीज़ें इनकी निकल आईं, अब उनको वहाँ पे छोड़ दिया उस जंगल के अंदर के जाएं जी, अब आपने अगर असला उठाया तो हम आपकी ओन नहीं करेंगे। अब वहाँ पे अगर पीपल्स पार्टी ने तायद करी अपने कारकुनान को, तो इस शहर के बच्चे मरते रहें, यानी कि आप अपनी सियासत करते रहें और इस शहर के अंदर खून जो है बहा है। बच्चों के जो है जवान बच्चे, वो जवान लड़का जो है उसका इलेक्शंस के दिनों में मारा गया, उसका जवाबदेह कौन होगा? तो ये लोग अपनी जब काम निकल जाते हैं उसके बाद अपने कारकुनानों को जो है वो सामने शहर में फेंक देते हैं कि जाओ जी ये लवारिस हैं, इनके ऊपर जो करना चाहे करो, तुमने कुछ सामने एक्शन लिया तो हम तुम्हारी तरफ जो है ताज़ीमी कार्रवाई करेंगे। तो भाई पहले ये सेटल आप करते दो जमातें बैठ के कि भाई अब हम अपने कारकुनान को जो है वो इस वक्त गैर मुसल्ला करेंगे, शहर का अमन खराब नहीं करेंगे, किसी की जान नहीं चाहिए था। वो इनिशिएटिव आप हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि वो इनिशिएटिव एमक्यूएम ने ले लिया, बाकी जमातें आ जाएं। और अगर नहीं आए तो इस शहर में वही कारकुनान जो हैं अपने, उनके लिए टिश्यू पेपर हैं जिसको इस्तेमाल करेंगे, मरेंगे और उसके बाद वो अपनी जाके इस्लामाबाद बैठ जाएंगे। अगर किसी ने कुछ रिएक्शन दिया तो उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप असला रखें या नहीं रखें, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आपने ये फैसले करने होते हैं तो या तो उस नहज तक लेके ना जाएं कारकुनान को कि वो अपनी जानें दे दें, और अगर इस तरीके का कोई काम हो भी जाए तो फिर दोनों सियासी जमातों को पहले बाहमी इत्तफाक करना चाहिए, उसके बाद इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए ताकि नीचे तक इसका मैसेज है कि ऊपर की लेयर जो है वो आपस में एक हो चुकी है। अब हमें दस्तो गरेबान नहीं होना, हमें अपनी जानें नहीं देनी, ये शहर अब मुतामिल नहीं हो सकता। आपने इस दफ़ा फिर कोशिश हुई कि यहाँ पे शहर में आग लगे, लेकिन वो बर वक्त उसको जो है एजेंसियों ने या जितनी आपके सिक्योरिटी इदारों हैं उन्होंने उनको बीच में पढ़ के उसको बिल्कुल सेटल डाउन कर दिए, वरना ये शहर में फिर वही आग व खून का खेल खेला जाता। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप सियासी जमातें अब जब अपनी हुकूमत बनाने जा रही हैं तो कम से कम वो जो हीट ग्राउंड पे बन चुकी थी उसको भी सेटल डाउन करना साथ साथ आप ही लोगों की जिम्मेदारी। अगर एमक्यूएम ने इनिशिएटिव ले लिया तो पीपल्स पार्टी का सामने से ये जवाब नहीं आना चाहिए था कि जो भी आईनी हाथों से निपटा जाएगा। आप बोलें अपने कारकुनान को कि जब एक सियासी जमात ने अपने कारकुनान को गैर मुसल्ला कर दिया तो हम भी अब अपने कारकुनान को कहते हैं कि वो बिल्कुल शहर के अमन को कायम रखने में साथ उनका भी दें। मेरा सिर्फ एक ये मौक़िफ़ है। एक्सपोजर असल में डिफरेंट रहा है पीपल्स पार्टी का और एमक्यूएम का। शायद वो पार्टी जिस पर एक बाहर से कॉल आती थी, कॉल आने के बाद 90 से मैसेज कन्वे होता था, पूरे शहर कराची जाता था। ये तंजीम है, तंजीम ये को बयान जारी करना मतलब सियासी तौर बयान जारी करना मतलब उनको कहना आप असला उठा के असले का इस्तेमाल करो या गलत काम करो। ये पार्टी डिसिप्लिन के तहत कारकुनान को तंजीमी सतह पर अहकामाती हिदायत जारी कर सकते थे, लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि बयान जारी कर दिया कि आप असला का इस्तेमाल नहीं करोगे। ये तो
किसी किस्म की सियासी तौर पर एक इजाज़त दे दी गया असले का इस्तेमाल करो, लेकिन इस पर अमल करने कारकुन किस तरह करते हैं वो देखा जाएगा। हो सकता है कि कल जो ANP की इनके आपस में मुलाकात है इसमें एक दूसरे के साथ बाहमी इत्तेफाक कुछ हुआ होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कराची में असले के बगैर जो MQ जिंदा रहे। बाकी अल्लाह रहम करे, अल्लाह इनको हिदायत दे। सूरत बेहतर दिखाई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक हुकूमत बनी नहीं। आगे चलकर सियासी जमातों के अंदर जो कशीदगी बढ़ेगी, कशीदगी बढ़ने के बाद में यही असला इस्तेमाल होगा। इस असले के इस्तेमाल से हमारे जो शहरी हैं वो भुगतेंगे। हम दुआ को अल्लाह पाक ऐसे हालात पैदा नहीं करें, लेकिन बहुत सारे हालात इस तरह सिचुएशन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज़ाद भाई यही परसेप्शन है ना, जो जाती हैं। परसेप्शन आप बता रहे हैं, यही परसेप्शन है ना, यही ख़त्म करने के लिए उन्होंने इकदाम लिए हैं कि और लोगों फिर के 9 मई MPM के वाकयात के ऊपर बाद जो है वो सियासी जमातें जो इस है तरह ना तो 9 मई का भी मेजर्स जी भी ले अगर रही कोई हैं। उठाएगा तो कहेंगे MQ लंदन का हमारा है नहीं। मसला यही है ना कि परसेप्शन अब उनको अपना ये साफ करना है। अब कुछ भी हो जाए, ये सारी सियासी जमातों के लिए मेरे ख्याल से भी, जो ये मुस्तफा कमाल ने भी ये बात बोली कि ये आखिरी इलेक्शन हो सकता है। अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे उसके बाद ये इस ग्राउंड से इनको हवाम जो है वो साफ कर देगी। ये एक आगे बढ़ते हैं, बाहर इलेक्शंस हुए हैं और इस हवाले से जो है ना वो अब देखते हैं कि अब नई गवर्नमेंट जो बनने जा रही हैं तो वो किस तरह से परफॉर्म करनी है, इस पर भी हम नज़र रखेंगे। लेकिन साथ साथ जो है वो मेयर कराची जो है वो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब से, अमेरिका के डिप्टी चीफ से भी मुलाकात हुई है उनकी, और उन्होंने आगाह किया तमाम जो इंतखाबात से मुताल्लिक है, आम इंतखाबात में क्या हुआ, सिचुएशन क्या है, हुकूमत जिस तरह से बन रही हैं। तो इस वक्त अगर बात की जाए ओवरऑल तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने जो है ना बड़ा प्रोटेस्ट किया है कि रिगिंग हुई है इलेक्शंस के अंदर, और जिस पर उन्होंने कहा भी है कि जो है अमेरिका में भी एहतजाज हुआ और दीगर ममालिक में भी कि आप इसके ऊपर नज़रसानी करें। तो आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? अब मेयर कराची को से बाईपास कर गए, एक बड़ी खबर आप रास्ते में छोड़ के चली गई। हाँ, कौन सी बड़ी खबर ये रात गए गवर्नर हाउस में जो मुलाकात हुई थी MQ पाकिस्तान की राब्ता कमेटी की, बड़ी खबर ये हो जो कराची के शहरी पूछना चाहते हैं उस मुलाकात में हुआ क्या। हाँ, सॉरी, उस मुलाकात में हुआ ये है कि इस वक्त MQ 3 वजारतों की ख्वाहिशमंद है, जिसमें 3 वफाकी वजीर, 2 वफाकी वजीर, 1 मावन खास। लेकिन MQ के लिए में 3 वफाकी वजारतें दी जाए, 1 मावन खास भी दिया जाए। मामला भी अंदर की जो कहानी ये है कि MQ खुद के अंदर जो अंदरूनी तौर पर वजारतों पर, ओहदों पर एक इख्तलाफात सामने आ चुके हैं, जिसके लिए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब, जो इस वक्त लग रहा है कि MQ पाकिस्तान का सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी नहीं है, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी है। हमेशा जिस पार्टी में जाता है इसकी पहल ये रहती है जब अरबाब रहीम की काफ लीग हो, जिसमें चौकुंडी कब्रिस्तान का किस्सा हो, अरबाब रहीम से गाड़ी वापस लेना हो, दुबई का फ्लैट वापस लेना हो, कई मामला तो इस तरह की अंदर की कहानी है। उसके बाद मुस्लिम लीग फंक्शनल हो, इंतहा के इख्तलाफात हो, पीर पागारों को मुस्लिम लीग फंक्शनल के इख्तलाफ पैदा करना हो, कामरान खान टिसोरी हमेशा आगे रहे। उसके बाद में डॉक्टर फारूक सत्तार MQ को टुकड़ों में तकसीम करने का मामला था जो था, वो भी कामरान खान टिसोरी बना था, जिसमें फारूक सत्तार अलग हो गए। उसके बाद में ये है कामरान खान टिसोरी गवर्नर सिंध बन गए, खामोशी से किसने बना दिया वो अलग बात है। उसके बाद में इस वक्त जो है रात गए जो मुलाकात हुई उसमें 3 ये वफाकी वजारतें चाह रहे हैं, जिसमें पोर्ट एंड शिपिंग, समुद्र पर पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी, और गवर्नरशिप भी बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन गवर्नरशिप जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मांगी है डॉक्टर आसिम के लिए, क्योंकि डॉक्टर आसिम ने इन जो इंतखाबात होते हैं उनमें बड़ी पहल की थी, खासतौर पर वस्ती में, वहाँ से शिकस्त नसीब हुई। लेकिन उसके बावजूद जरदारी साहब चाहते हैं उनके जो करीबी दोस्त हैं उनको सिंध का गवर्नर बनाया जाए। वो भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उनकी कोशिश ये है सिंध के गवर्नर बनकर यहाँ पर आएँ और हलफ उठाएँ चीफ जस्टिस से। लेकिन रात की मुलाकात में अभी तक वजारतों के मामले पर इत्तेफाक नहीं हुआ है, इख्तलाफात मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल जो है वो खालिद फारूक सत्तार के बाद मुस्तफ़ा कमाल जी जो सियासी कदकाठ है उसका बहुत बढ़ चुका है। सियासी कारकुनान भी चाहते हैं इस वक्त जो इलेक्शन जितवा है मुस्तफ़ा कमाल की वजह से जीते हैं, और इन इंतखाबात में मुस्तफ़ा कमाल सबसे ज़्यादा नशस्तें लेकर आगे आया है। MQ पाकिस्तान के अलावा जो PSP थी उसके उम्मीदवार सबसे ज़्यादा यहाँ पर कराची में कामयाब हुए हैं। मुस्तफ़ा कमाल की हामी आसिया इशा की शक्ल में जो काफिले की कारकुन थे मुशर्रफ की। लेकिन ये भी हमें कहना होगा कि PSP कामयाब नहीं रही। मुस्तफ़ा कमाल को तो वोट मिल गया, लेकिन PSP के साथ क्या खिलवाड़ हुआ वो भी हमने देखा था। खैर बहरहाल मुत्तहदा के नाम पे उनको वोट मिला मुस्तफ़ा कमाल को। बाकी मेयर कराची की जो मुलाकात है, मेयर कराची क्योंकि इस वक्त कराची शहर में जो नशस्तें हासिल की है वो की है MQ पाकिस्तान ने, आज़ाद उम्मीदवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। कराची शहर आलमी दुनिया की नज़रों में एक बड़ा शहर है जिसकी एक अहमियत भी है, हिफाजत भी है। उस वजह से अमेरिका या दीगर मुल्क चाहते हैं कराची की जो रोशनियाँ बहाल होनी चाहिए, कराची तरक्की की राह पर गामज़न है, क्योंकि दीगर जो डोनेट इदारे हैं उनके फंड्स भी कराची को दिए जाते हैं, वर्ल्ड बैंक हो या दीगर जो एशियाई तरक्याती बैंक हो, जिसमें कराची की तरक्की, कराची का असल शक्ल बहाल
बहाल करना, असर नो बहाली, ये मामला हैं। उस हवाले से मेयर कराची से मुलाकात हुई है, जिसमें अमेरिका जो है ख़ासतौर पर तावन उनका दरकार है, लेकिन हमारी जो सिंध हुकूमत है वो किस तरह करेगी वफाकी हुकूमत के मामला में, क्योंकि तमाम गैर मुल्की फ़ंड्स के मामले में वफाकी हुकूमत का अमल दखल ज़रूर रहता है। इस हवाले से मुलाकात जो हुई है, और मेयर कराची के साथ ख़ासतौर पर जो कल मुलाकात है उसमें उन्होंने अंदिया दिया है कि हम आपके साथ तावन के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कुछ कराची के लिए करके दिखाओ। तो मेयर ने भी उनको यकीन दहानी कराई, लेकिन कराची शहर है, इसको हम जब तमाम सियासी जमातें मिलकर शेयर करें, नहीं सोचेंगे, नहीं कुछ करेंगे, तो कराची शहर का मामला जो है जूं के त्यों रह जाएंगे। हम यही रड़ियाँ करते रहेंगे, यहाँ पर गटर उबला हुआ है, यहाँ पर ये हो गया, वो हो गया, कचरे के ढेर लगे हैं, सफाई के फुकदान है, गंदगी का फुकदान है, ये सारे मामला अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन कल की मुलाकात उसमें गैर मुल्की क्या चाहते हैं और मेयर कराची ने उनको क्या यकीन दहानी कराई, ख़ास तौर पर मामला ये तय होंगे कि हम कराची को तरक्की दिलाना चाहते हैं। अब तरक्की किस तरह होगी वो मेयर कराची साहब जो हमारे मुर्जा वाब साहब जो हैं वो मज़ीद जानते भी हैं, उनको तजर्बा भी है, वो भी यहाँ कराची के पैदाइशी हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कराची को तरक्की दिलाए। लेकिन इस वक्त लोगों की नज़रें जो है MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कि कराची तरक्की करे ताकि कराची के शहरी किसी परेशानी से बच सकें। अच्छा, दुनिया भर की नज़रें यकीनन इस बात पे, वर्ल्ड बैंक के भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो कराची में चल रहे हैं, अमेरिका भी जो है वो इस वक्त ज़्यादा क्यूरियस हमें दिखाई दे रहा है आफ्टर इलेक्शंस। तो अयाज यकीनन कराची की जब डेवलपमेंट है उस पर अब बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जैसे भी आज़ाद भाई ने भी कहा कि बड़े शहरों में आता है और बहुत पीछे हो। देखें, जो आज़ाद भाई एक बात कह रहे हैं कि इस वक्त वजारतों के ऊपर अगर कोई खींचातानी होगी तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो इस वक्त वजारतें लेने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त ये वो कांटों का हार है कि कोई पहनने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त ये हालात हो चुके हैं। अगर MQM सामने से कहती है, बड़ा स्मार्ट डिसीजन लिया है बिलावल साहब ने। अगर पीपल्स नून लीग से MQM बोलती है हमें वजारतें 6 दे दें, तो शायद 6 भी इनको दे देंगे, क्योंकि इस वक्त कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता इन हालात के अंदर, जब तक कि हमें जहाँ सीधा मार्च के अंदर हमें तीसरा जो हमने जो दोबारा जो है वो IMF की तरफ जाना है मार्च के अंदर, लाजमी उनके साथ मुज़ाकरात करने, उससे पहले गवर्नमेंट फॉर्म होनी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने साफ बोल दिया कि हम निगरान हुकूमत से बात नहीं करेंगे, अब सियासी हुकूमत लेके आएँ, वो बात करेगी, और जो जायज़ा जो इजलास है उसी के अंदर जो है वो आने वाले दिनों की जो आपकी किस्तें हैं उसके लिए नए लोन्स की तरफ IMF की तरफ जाना है। अगर MQM कहती है कि हमें 6 वजारतें दे दें, मुझे ऐसा लगता है कि उनको 6 की 6 भी दे दी जाएंगी। इस वक्त बात ये नहीं है कि वजारतें कौन होगी, इस बात आ रही है कि परफॉर्मेंस कौन करेगा। अभी नून लीग ने भी देखें स्टेप डाउन कर दिया, मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बनने को अब तैयार नहीं है, शहबाज शरीफ साहब को साथ लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो कोलिशन गवर्नमेंट PDM के साथ वो रह चुके हैं, उनको ज़्यादा जमातों के साथ चलने का जो है एक्सपीरियंस है, और यही वही दोबारा PDM 2 जिसको कहा जा रहा है कि उसकी हुकूमत बनने जा रही है। अब बात अब ये आ रही है गवर्नरशिप, ये एक अहम चीज़ है कि कामरान टिसोरी साहब और मुस्तफ़ा कमाल के अंदर जो है इख्तलाफात इलेक्शन से पहले पैदा हुए थे, और वो इसी बात पे हुए थे कि एक इजलास जो है गवर्नर हाउस में राब्ता कमेटी का तलब कर लिया गया था, जिसके बाद इन दोनों में डिफरेंसेस आ गए थे, और गवर्नर सिंध जो हैं वो बहादराबाद ऑफिस पे जाने की उनकी एंट्री भी बंद कर दी गई थी। लेकिन अब जब हमने देखा इलेक्शंस आ गए हैं, इलेक्शंस के बाद जीतने के बाद अब वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, जहाँ आपके डॉक्टर आसिम इस्लामाबाद में, वहाँ पे गवर्नर सिंध भी जो है वो इस्लामाबाद पहुँचे, वो वापस आए। अब इजलास रात को वो कहने को कि कारकुनान ने हमें एतमाद का बहाल दे दिया है, उन्होंने अपना एतमाद बहाल हो गया, एतमाद बहाल हो गया। लेकिन अब बात वही है की जा रही है कि अभी ये सोचा जा रहा है कि हुकूमत पर जिस पीपल्स पार्टी ने स्मार्टली प्ले किया है कि अब MQM भी इसी तरीके से कोई स्मार्टली प्ले करने जा रही है, या तो बोलेगी हम आपको दोबारा सपोर्ट करते हैं और हम जो है आपको कोई वजारतें नहीं लेते, क्योंकि इस वक्त ये बहुत मुश्किल है इन हालात में वजारतें लेके मुल्क को चलाना, क्योंकि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं फाइनेंशियली तौर के ऊपर। जो है अगर पैसे ना आए तो वही बातें जो है अब गर्दिश करनी शुरू कर दी हैं कि जो अगर मार्च तक हमें पैसे नहीं मिले तो वही बैंकरप्सी की बातें शुरू हो चुकी हैं। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये अब लिखा और बोला जा रहा है। और जहाँ बात आ गई कि ये अमेरिका और इनकी नज़रें यहाँ होती हैं, तो अब पीपल्स पार्टी के पास देखें इनको 7 वजारतें जो हैं वो 7 MNA यहाँ से मिल गए कराची शहर से। मुर्तज़ा वहाब यहाँ के जो हैं वो अब मेयर हैं। अब कोई ऐसा जवाज़ नहीं है कि वो परफॉर्म ना करें। बात फिर वही आ जाएगी कि फंड्स भी अब 18वीं तरमीम के बाद इन्होंने ही देने। CM इनका मौजूद होगा, दोबारा इनके बाद 15 साल का गुजारने के बाद दोबारा इनकी हुकूमत से सिंपल मेजॉरिटी के साथ वो सामने आए। कोई इनको कोलिशन की ज़रूरत नहीं है, अपनी हुकूमत बनाएं, परफॉर्मेंस दें, 7 की जगह 14 सीटें ले जाएं, 22 की 22 जीत जाएं, परफॉर्मेंस दिखानी होगी। कराची शहर में परफॉर्मेंस दिखाएं और हमसे सीटें ले जाएं। यहाँ तो ना परफॉर्मेंस ना दिखाने में भी वोट बैंक मिल रहा है, वोट है तो फिर
हमारे आइन में मौजूद है, हमारे जो आइनी ओहदे हैं, सदर मुमलकत हो, सेनेट चेयरमैन हो, स्पीकर हो, गवर्नर हो, जब इनको आइनी ओहदे मिल जाते हैं उसके बाद इनका सियासी कोई ताल्लुक नहीं रहता है, ये सियासत से सियासी जमात से अलग हो जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि गवर्नर हाउस जो एक सरकारी इदारा है, एक सियासी जमहूरी पार्टी है इनकी पाकिस्तान, वो अपने मकासद सियासी मकासद हैदराबाद में इस्तेमाल करें। गवर्नर हाउस क्यों इस्तेमाल हो रहा है? गवर्नर हाउस के क्यों समोसे पकौड़े खाए जा रहे हैं? गवर्नर हाउस के क्यों खाने खाए जा रहे हैं? क्यों लंच तैयार हो रहा है? गवर्नर हाउस तो सरकारी इदारा है, उसको क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? ये तो हमारा जो आइन है उसकी खिलाफवर्जी की जा रही है। गवर्नर साहब ज़रा सोचें कि सियासी मकासद, सियासी जो अपने दफातर है वहाँ पर इस्तेमाल करें, जो इदारे को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? मतलब हुकूमत जो है हैदराबाद से नहीं बन रही, गवर्नर हाउस से बन रही, गवर्नर से कौन बना रहा है? ये तो गलत इस्तेमाल है, इसको पूछने वाला बात ये है कि इतनी तमीज़ अगर आ जाए या इतना जो है एहसास अगर आ जाए तो मेरे ख्याल से हमें IMF के प्रोग्राम में जाना ना पड़े। फिर वो गवर्नर सिंध नहीं, फिर तो आप सारे ही गवर्नरशिप्स भी लगा लें, आप फिर मिनिस्ट्रीज़ भी लगा लें आज़ाद भाई। और हमने इलेक्शन कैंपेन्स में भी देखा कि सरकारी वसाइल का किस तरह से बेदरेग इस्तेमाल होता है। तो वो जो है ना, वो सीरियसनेस का मुजाहरा हमारे हुक्मरान नहीं करते हैं कि उनको एहसास ही नहीं है कि ये हमारे पास कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और हम जो है वो सरकारी वसाइल को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। वो जो कायदे आज़म और उनके रुफ़क़ा थे जिनको एक इंजेक्शन पे भी जो है ना वो एतराज़ था कि सरकारी पैसे से क्यों मंगाया गया, तो वो हुक्मरान अब हम में मौजूद नहीं है, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो कंटिन्यू कीजिएगा। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जाने से पहले हम बात कर रहे हैं कि अब जो सियासी माहौल है, चले उस मंजरनामे पे तो बात हो ही रही है, लेकिन साथ साथ जो है वो चिकन की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये क्या है, ये हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं लेकिन हमें कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि 700 रुपये पर केजी चिकन पहुँच गया। वो कह रहे हैं 40 रुपये कम हुई है, तो क्या 900-1000 रुपये में चिकन खरीदेंगे? ये जो टाइम होता है ना बीच का, आपको मैंने पहले भी बताया था नाज़रीन को कि ये जो बीच का टाइम होता है, इसके अंदर जब हुकूमत नई आने वाली होती है, हुकूमत दूसरी निगरान हुकूमत के पास अब कोई इख्तियार नहीं रहा, वो समझते हैं कि कोई काम नहीं होगा, तो इस वक्त जो मुनाफा खोर है, जो गिरा फरोश है, वो इस वक्त उनकी चांदी होती है। इस वक्त ये चांदी कब तक चलती रहेगी भाई? ये सारा अब आगे रमज़ान है, अब तो आप उनका तो सीज़न शुरू हो गया ना। उन्होंने इन तमाम चीज़ों के अंदर मुर्गी का इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा होता है कि लोगों के घर में मुर्गी का चीज़ें, आपके समोसे और ये सब चीज़ें अब वो आपकी जहन साजी अभी से शुरू कर देते हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि आपकी जहन साजी शुरू हो जाती है और आपको इस वक्त से ही जो है वो 700 रुपये पे ले गए या 800 रुपये पे ले जाएंगे, उसके बाद आप 50 रुपये 100 रुपये कम करके वही 600 रुपये पे ला के आपको खड़ा कर देंगे मुर्गी का गोश्त। तो ये तो अब आप देखना ये है सबसे बड़ा चैलेंज इस हुकूमत का आगे कि ये महंगाई पे कैसे कंट्रोल करेंगे। रमज़ान आगे सर पे आ जाएगा, आप जो कमेटीज़ होती हैं जो कि DC और AC और जो असिस्टेंट कमिश्नर जो होते हैं वो जाके छापे मारेंगे, वही चालान मिलेंगे हमें सस्ता, हम उनकी बातों में आते रहेंगे, एकदम क्रैक डाउन हो गया, शहर में चीज़ें सस्ती होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ऐसा होता हुआ हमने तो कभी नहीं देखा ना। ये मुर्गी की जहाँ तक बात है, इसके अंदर 3 लोगों का काम इस पे शुमार है। जो फार्मर है, बीच में एक आड़ती है, आड़ती के बाद दुकानदार है। अब 3 हाथों से घूम के जब ये मुर्गी पहुंचती है और आखिरी कंज्यूमर आप और मैं हैं, तो सफ़र जो है वो आखिरी कंज्यूमर पे ही सारा, सब तीनों का बोझ जो है वो आपने और मैंने ही पूरा करके देना है। वो उसको मैं फार्मर कहता है कि मेरी फीड महंगी है, आड़ती कहता है कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन महंगी है, दुकानदार कहता है कि मेरी मुर्गी में मुझे इतनी पीछे से महंगी आई तो मैं आपसे, जाहिर बात है मेरे बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं। तीनों के पास पक्के जवाब होते हैं, जिसके बाद आप खामोशी से वो 700 रुपये किलो का गोश्त जो है घर लेके आ बात है। अथॉरिटीज़ क्यों नहीं इस पे एक्शन लेती है आज़ाद भाई? ये तो इस तरह जो ये मसाइल का बता रहे हैं यार, ये तो ऐसे ही चलते रहेंगे और इनके पास तो मतलब ये इसी तरह से बातें करके और जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे कि भाई हर चीज़ महंगी है। तो बस मैं जैसे घर से निकला हूँ, घर से निकलते दफ्तर तक आते तक मैंने सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ देखी है, वो मुर्गी के ट्रालर थे जो मुर्गी फराहम का दुकानों पर फराहम कर रहे थे। लेकिन मुर्गी तो मौजूद है वाफर मकदार में जो फराहम की जा रही है, लेकिन कमी तो है नहीं। उसके बावजूद मुर्गी कम क्यों है, कि इसका दाम क्यों बढ़ाया गया है, कमी पेशी क्यों की जा रही है? क्योंकि इस वक्त हमारे जो नाज़रीन जो TV देख रहे हैं, अगर बात आवाम की करेंगे तो कहेंगे ये रिपोर्टर जो है ऐसी बातें करके चले जाते हैं। लेकिन कुछ नहीं, ये सियासी तौर पर होता कुछ नहीं, तनकीद के तीर चलाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मामला ये है, मैं मुर्गी के मामले में थोड़ी सियासी इसमें शशका होना ज़रूरी है। वो ये है कि पहले इलेक्शन थे 2024 के, उस वक्त वोटर्स के लिए या उनके जो ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया पर या उनकी तारीफ़ करने वाले जो कसीदे पढ़ने वाले जो लोग हैं, उनको मुर्गी पकाकर हमारे उम्मीदवार जो खिला रहे थे, इसलिए मुर्गी महंगी थी। उसके बाद अभी जो है हुकूमत बनने जा रही है, इसलिए भाई उनकी जो है ख़ास तौर जिसको हम सियासी उसको हम चमचे भी कहते हैं,
सियासी तौर पे चमचे भी फलाने का चमचा है, तो उनके लिए मुर्गी तमाम ज़रूरी है। हो सकता है इसके लिए मुर्गी का दाम बढ़ गए हो। उसके बाद ये है कि अभी हुकूमत बनेगी, वज़ीर बनेंगे, वज़ीर बनने के बाद में जो ओहदा हासिल करके जाएंगे अपने हल्के में वोटरों के पास या उनके जो सियासी चमचे उनके पास, उनके लिए मुर्गी होना तमाम ज़रूरी है। तो मुर्गी के दाम हो सकता है इसलिए बढ़ रहे। आगे चलकर हुकूमत बनने के बाद में सेनेट के इंतखाबात भी हैं, मार्च में मुद्दत ख़त्म हो रही, उसके बाद में सेनेट के इंतखाब हो रहे, उसमें भी सिलेक्शन होनी है। जिस तरह अभी सिलेक्शन हुई है ना, उसमें सिलेक्शन होनी है, उसके लिए भी मुर्गी होना ज़रूरी है। उसमें मुर्गी क्या, उसमें तो घोड़ों के दाम लगते हैं, पैसा चलेगा, लेकिन टिक्के बूटियाँ ये सब कुछ होगा ना, तो वो होगा। उसके बाद आवाम मुर्गी खाना छोड़ दे। अभी आप देखो, मैं किसी दोस्त के घर मेहमान बनकर गया था, उसके घर में गया तो उसने खाने में अच्छी चीज़ें लगाई, उसमें मुर्गी भी शामिल थी। तो उसमें देखा मुर्गी की बूटी एक थी लेकिन आलू 4 थे। उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुर्गी वाकई महंगी होगी। मैंने कहा आप ये मुर्गी क्यों, क्या हाल चाल है? तो उन्होंने कहा भाई बस क्या गुजारा तो करना है। लेकिन आजकल लोगों ने एक मुर्गी की बूटी एक लेकिन 4 आलू उसमें शामिल करता, तब जाके गुजारा हो रहा है। आवाम के लिए इतनी महंगाई हो गई है, आवाम के लिए प्याज इतनी ज़्यादा महंगी है, डिफरेंट आप सब्जियां उठाकर देख रहे हैं तो उनके रेट नीचे नहीं आ रहे हैं, तो आवाम तो परेशानी है और आवाम के लिए जो है ना वो चैलेंजेस। बाकी आपने बात की इदारे काम क्यों नहीं करते हैं? अभी हुकूमत जैसे बनेगी इसका महकमा में बार बार होता हो रहा हूँ कि भाई इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक आईनी तौर पर महकमा कायम है, जिस महकमा नाम है प्राइस सप्लाई एंड ब्यूरो, यानी कीमत व रस्त। वो इदारा, अब महकमा किसी को अलर्ट किया जाएगा, उसमें भी जो सेक्रेटरी होगा उसके लिए बताखोरी होगी, जो डीजी इसका है उसके लिए बताखोरी होगी, जो मावान खास होगा या मुशीर होगा या वजीर होगा उसको बता दिया जाएगा माना। उसके बाद में इदारे हमारे काम नहीं करते। ये मामला कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के नहीं है, मैं बार बार कर, ये मामला जो है महकमा कीमत व रस्त के उनके अफसरान मौजूद हैं, वो क्यों नहीं काम करते? इसमें जो भत्ता वसूल करता है वो KMC हो या टाउन कमेटीज़ हो, म्यूनसिपल इदारे जो भी वो भी भत्ता वसूल करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर हो, DC हो, मुख्तार वो बता लेते हैं। महकमा कीमत वरस्त है उनके अफसरान बता लेते हैं। पूरी माफिया जो भत्ता माफिया है, वो भत्ता माफिया किस तरह इस पर अमल दरामद कराएगी ताकि मुर्गी के दामों या दीगर जो रोज़मर्रा की अशिया जो हम इस्तेमाल करते हैं उस पर कंट्रोल हो सके। ये नामुमकिन है, मुमकिन हो सकता है लेकिन इसको नामुमकिन हाथ से बनाएगी हमारी। जब तक रियासत हुकूमत नहीं चाहेगी इस पर अमल दरामद करे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो इदारे हैं मौजूद हैं लेकिन उन इदारों को इस तरह फाल नहीं किया गया या उसको फंक्शनल नहीं किया गया, जिसके बाद ये सूरत पैदा होती है। इस वक्त भी सूरत ये दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे पास इदारा मौजूद है, महकमे मौजूद है, लेकिन कार्रवाई करने को कोई तैयार नहीं है। हर किसी के भत्ते मुकर किए, भत्ते लेते हैं, सिस्टम चल रहा है। सिस्टम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये सूरत बेहतर हुई दिखाई अब तक नहीं दे रही। आगे चलकर क्या होता है वो भी दोबारा मुराद अली शाह की सरकार आने वाली है, क्या करती है क्या नहीं करती है, अभी उस पर दारोमदार है कि खासतौर पर कराची या दीगर जो बड़े शहर हैं उनमें क्या होता है, आम लोगों तक रसाई जो रोजमर्रा। मुराद अली शाह साहब की सरकार आने की आपने बात की, नामूनी का सामने आ रहा है, क्या खबरें अंदर पीपल्स पार्टी में, क्या चल रहा है इस सवाल? पीपल्स पार्टी में इस वक्त जो उम्मीदवार सरफहरिस्त मुराद अली शाह है, शुरुआती तौर पर 11 रुकनी काबीना तश्कील दी जाएगी, जिसमें 10 वज़रा होंगे। मुशीर होगा, जिस मुशीर को एक अच्छा खासा महकमा दिया जा सकता है, जिसमें मंजूर वसान का नाम इस वक्त लिया जा रहा है कि वो मुशीर दाखिला हो सकता है। क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि आवाम का जो रिएक्शन आया है लोकल सतह पर वडेरा कल्चर, सरदार पटेल कल्चर से, उसके बाद में आम लोगों ने जो राय आमा जो जुड़ी है, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है मुकामी सतह पर आवाम के साथ जो ताल्लुकात हैं, आवाम की जो मामलात हैं उस तक जो रसाई को यकीनी बना जाए, हमारे मुंतखब नुमाइंदगान उस तरह जो है उनसे राब्ते में रहें। इसके लिए ख़ास तौर पर SSP, DCs, दीगर जो अफसरान हैं उनको भी हिदायत की जाएगी ताकि वो भी बेहतरी करें। इसलिए कहा जा रहा है कि मंजूर वसान को मुशीर दाखिला बनाया जा रहा है। इस कल तक की खबर ये है, कल शाम तक की पीपल्स पार्टी के एक ज़िम्मेदार शख्स ने बताया। बाकी काबीना में वही शख्सियत, वही चेहरे सामने इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो 10 हैं वो शामिल हैं। उसके बाद भी दूसरे मरहले में बाकी जो है 8 वज़ीर और 3 मुशीर शामिल किए जाएंगे। उसके बाद मामले ख़ास जो है जो 18 ग्रेड के हैं होते हैं, लेकिन उसकी ओहदा एक 18 ग्रेड का अफसर के तौर पर होता है, लेकिन वो मावान खास होता है। उसकी मजमूई तौर पर माहाना तनख्वाह 1,12,000 रुपये, एक उनको गाड़ी दी जाती है, दफ्तर और 400 लीटर पेट्रोल उनको फराहम किया, उनका इस्तेकाल के लिहाज से वो भी होते हैं। उसके अलावा पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी होते हैं, उसमें पार्लियामेंट सेक्रेटरी शामिल किए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी सीटें जो है हासिल की है, लेकिन सिलेक्शन हुई है। उस सिलेक्शन में उनको सिलेक्ट करना है, किस तरह करते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं एंट्री करेंगे ताकि वो भी अपनी पेट पूजा कर सकें। ये तो सिलसिला ये हमेशा से हम देखते आ रहे हैं और ये चलेगा भी आगे भी, लेकिन बात ये कि कम चलें कुछ तो समराज जो है ना वो नजर आना शुरू हो। बहरहाल हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद भी खबरों पर बात करेंगे।
वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने वजारत तवानाई वजारत तजारत को खत तो लिख दिया, ही होगा क्या, क्योंकि उन्होंने बार बार बताते हैं एप्टमा वाले ये हो रहा है, बरामदी सनत दम तोड़ रही है, ये मसाइल है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, होता क्या है इन खतूत से? देखें अभी तो पिछले हफ्तों में हमने ही खबर दी थी कि 9 सेंट वाली बिजली बहाल करते हैं, उस पर एप्टमा ने बड़ी खुशी का इजहार किया था। अब बात ये है, अब मेरी एक एक्सपोर्टर से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि आप यकीन करें कि हमारे दिन ब दिन जो है ना हमारे ऑर्डर्स कम होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब बिजली की कीमतें बढ़ती हैं यहाँ पर, तो हमारे जो रीजनल है जैसे इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, वहाँ के अखबारों में खबर लगती है कि जो पाकिस्तान है इस रीजन में सबसे महंगी जो बिजली या गैस, वो जो टैरिफ जब महंगा होता है तो वहाँ के खबरें लगती हैं, जिसके बायस वो जो इंटरनेशनल बायर है उसके कान खड़े होते हैं, वो हमारी तरफ रुख ही नहीं करता। उसको पता है कि मैं यहाँ आऊँगा मुझे महंगा पड़ेगा बानिस्बत कि मैं फिर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम चला जाऊँ, बानिस्बत कि मैं पाकिस्तान आऊँ। तो ये जब भी जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा, तो ये एक सबसे बड़ा कहते हैं, ये हमारे पास हर जो साल है उसमें 60 करोड़ डॉलर की जो कमी आती जा रही है, हर साल हमारी जो है बरामदत कम होती जा रही है। हमारा सबसे अहम मसला ये है कि जब आप बिजली की कीमतें बढ़ाते हैं, हमारे दुश्मन मुल्क, हमारे जितने जिनसे दुश्मन बोल रहे हैं तो हम इंडिया की बात कर लेते हैं, लेकिन हमारे जितने जिनसे हमारा मुकाबला है इस रीजन के अंदर, वो आपसे इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, वो आपसे पहले अप्रोच करते हैं और वो आपकी बिजली की सबसे जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जिसकी हम बात करते हैं वो आपकी सबसे ज़्यादा है इस रीजन के अंदर। तो वही वजह बन रही है कि एप्टमा का कंसर्न बिल्कुल सही है कि आपको कम से कम इतना रिलीफ दे दें, जहां हम देख रहे हैं शरह सूद 22% पे नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी। जिनके पास इंडस्ट्री है वो ये तक कहने को तैयार थे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली की आखिरी जनरेशन होंगी जो इस इंडस्ट्री के अंदर आ रही है। हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो इंडस्ट्री में नहीं आ रही, क्योंकि हमें वो चीज़ें अब ऐसी फैसिलिटी नहीं रही, ना वैसा हम कमा पा रहे हैं, टेंशन ही टेंशन है रोज। वो कह रहे हैं मुझे तो ऐसा लगता है पाकिस्तान की जो इस वक्त इंडस्ट्री मौजूद है उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो आखिरी जनरेशन है, उसके बाद नई जनरेशन इसकी तरफ रुख ही नहीं कर रही है। ये भी नई हुकूमत के लिए नया चैलेंज है भाई कि आप सबसे पहले जो बिजनेस इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उन पे काम करें और सबसे पहले जो टारगेट होना चाहिए वो बिजली, गैस, पानी और ये बुनियादी चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये यूटिलिटीज़ की वजह से कारोबार और घरेलू सार्फिन दोनों मुतासर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच अयाज एंड आज़ाद भाई आपका वक्त का। यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि कराची में 15वें कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़ होने जा रहा है, कब से होगा। और हम देखते हैं कि लिटरेचर फेस्टिवल्स में खासी मकबूलियत होती जा रही है, 15वां अब हो रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन होती है। इस सेशन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, कितने दिन ये फेस्टिवल जारी रहेगा, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ राहिला बकाई साहबा मौजूद हैं, आप डायरेक्टर कम्युनिकेशन हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मैम राहिला? ऑल वेल जी, थैंक यू जी। ज़बरदस्त। तो ये बताएं कि ये जो कराची लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, हम भी इसका आते हैं, पार्ट होते हैं, कभी कभी जो है वो चक्कर लगाने का भी यकीनन मौका मिलता है और बहुत अच्छा लगता है, बड़ी तादाद में लोग आते हैं। इस दफ़ा क्या थीम है, क्या टारगेट है, कितने दिन से कितने दिन तक जारी रहेगा, डिटेल्स बताइए जी। इस दफ़ा ये 15वां कराची लिटरेचर फेस्टिवल है जैसे आपने फरमाया जी। और ये फरवरी की 16, 17, 18 को मुनक्कद होगा बीच लग्जरी होटल पे। ये हमेशा की तरह फ्री ओपन टू पब्लिक है, कोई इसका टिकट नहीं होता। इस दफ़ा इसके अंदर हमारे पास तकरीबन 70+ सेशंस हैं, 8 ममालिक से लोगों की रिप्रेजेंटेशन है और तकरीबन 200 के करीब स्पीकर्स हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस दफ़ा की जो थीम है वो है सस्टेनेबिलिटी वर्ड्स चेंजिंग माइंडसेट्स। और ये हमारे ख्याल में ये था कि ये आज की ज़रूरत है। सस्टेनेबिलिटी समथिंग जो हमको अब हर शोबे में हर जगह बिल्कुल ऐसा ही उसकी बहुत अशद ज़रूरत है। लोगों को इसकी अवेयरनेस देना, लोगों को उसको बताना कि भी चाहे एनवायरनमेंट हो, एजुकेशन हो, इकोनॉमी हो, सब में सस्टेनेबिलिटी प्लेज अ वेरी पिवटल रोल। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इस दफ़ा लिटरेचर फेस्टिवल की थीम ये रखी है कि किस तरह से अल्फाज, अदब, लिटरेचर इसको लेकर आप लोगों के जहनों तक पहुंचते हैं और उसको अफेक्ट करते हैं और पॉजिटिव
इम्पैक्ट ला सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हेंस द थीम सस्टेनेबिलिटी वर्ड्स चेंजिंग माइंडसेट्स। वेरी नाइस। तो ये थीम तो है यकीनन। ओवरऑल इतने अरसे में जब हम देख रहे हैं कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल्स हो रहे हैं, लिटरेचर फेस्टिवल्स की मकबूलियत में भी इजाफा हो रहा है, उर्दू कॉन्फ्रेंसेस भी हम देखते हैं कि उसमें भी दुनिया भर से मंदूबीन आ रहे हैं। यहाँ किन किन ममालिक से लोगों की शमूलियत है जो लोग इस दफ़ा आएंगे? यहाँ इस दफ़ा हमारे पास USA, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इंडिया एंड आई थिंक देयर आर 3 मोर। सही ठीक, काफ़ी ममालिक हैं बड़े। एग्जैक्टली, मगर ये है कि ऑब्वियसली 8 ममालिक से जिसमें मैंने सबका जिक्र भी कर दिया। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस दफ़ा हमारे पास जो जर्मनी से हैं वो अच्छे अवार्ड याफ्ता राइटर्स हैं। UK से हमारे पास सलमा दबाग आ रही हैं जो अगेन एक अवार्ड याफ्ता नॉवलिस्ट हैं, राइटर हैं। USA से हमारे पास जोसेफ मसद आ रहे हैं जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मिडल ईस्ट हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो उनकी आमद हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि जो आजकल हमारे इर्द गिर्द हो रहा है तो उनसे एक तारीख के जाविये में क्या हालात और किस तरह से बिल्डअप हुए, आज हम जहाँ खड़े हैं मिडल ईस्ट के पर्सपेक्टिव से, तो एक बहुत अच्छी कारामद एक नॉलेजेबल कॉन्वर्सेशन है जो हम फील कर रहे हैं कि उनके साथ हो सकेगी। हैविंग सेड द मोस्ट सीरियस इश्यूज़ के अलावा हमारे पास इस दफ़ा 25 बुक लॉन्चेस हैं जो मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हैं। फिर थोड़े लाइट प्रोग्राम भी हैं जिसके अंदर पहले दिन हम शो कर रहे हैं, एक फिल्म है गांधी जिन्ना रिटर्न, और ये अकबर अहमद की बनाई हुई है जो फॉर्मर एम्बेसडर थे पाकिस्तान के और जिन्होंने इससे पहले जिन्ना मूवी भी बनाई थी। जी काफ़ी मकबूल है वो। एग्जैक्टली। तो ये अब उसका एक सॉर्ट ऑफ सीक्वल है कि गांधी जिन्ना रिटर्न, इसका स्टेज प्ले न्यूयॉर्क में हुआ था, उसको अब फिल्म में कन्वर्ट करके यहाँ दिखाया जाएगा। और उसकी डायरेक्टर जो हैं मंजुला कुमार वो हमें ज्वाइन भी कर रही हैं टू टॉक अबाउट इट। प्रोग्राम के इख्तिताम पे कवाली है, अगेन इनाग्रेशन पे निघत चौधरी की परफॉर्मेंस है जो फैज़ की नज़मों के ऊपर है, एक स्टेज प्ले है, फीचर फिल्म स्क्रीन हो रही है। तो इस तरह से सीरियस इश्यूज़ को लेके उनको हमने लाइट चीज़ों के साथ मर्ज किया आपने है। बहुत अच्छा बनाया, लाइक परफॉर्मेंसेस भी हैं तो वो फैज़ साहब की शायरी पर हैं और इस तरह की, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन। क्योंकि हमारे यहाँ अब ये है कि डिजिटलाइज होने के बाद मैम चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई हैं और लोग जो है वो एंटरटेनमेंट में इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, इन्फॉर्मेशन में भी एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। तो ये एक अच्छा डिज़ाइन हमें नज़र आ रहा है ओवरऑल फ्रॉम द पास्ट ईयर्स। और कराची लिटरेचर फेस्टिवल की अगर बात करें, मकबूल तो बहुत हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी लोगों की आमद भी होती है। इम्पैक्ट इसका क्या नज़र आता है टुवर्ड्स द सोसाइटी, और गोल क्या होता है हर साल आप लोग जब प्लान करते हैं? तो देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जब ये एक्चुअली जब कराची लिटरेचर फेस्टिवल का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने शुरुआत की तो असल मकसद तो उसका ये था कि हम लोगों में पढ़ने का रुझान पैदा करें, अपनी यंगर जनरेशन को किताबों की तरफ राग़िब करें। हमारे जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, पाकिस्तान में कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, उसको हम सामने लाएं लोगों तक, उनको भी अवार्ड मिलें, वो भी उस 3 दिन के फेस्टिवल के स्टार्स हों, जहाँ एक फिल्मी अदाकार होते हैं, स्टार्स होते हैं, फैशन की दुनिया के होते हैं। तो ये जो लिटरेरी फिगर्स हैं ये भी स्टार हों, जहाँ लोग उनके पीछे आएँ, उनसे ऑटोग्राफ्स लेना चाहें, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो हमारा सरमाया है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सब शुरू हुआ और हमने देखा कि देखें ये ओवरनाइट चेंज नहीं आएंगे, चाहे उर्दू कॉन्फ्रेंस हो, लिटरेचर फेस्टिवल्स हों, ये वो ज़राए हैं या वो तरीके हैं जिनसे कतरा कतरा सोसाइटी में तब्दीली आती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम अपने मिशन में लगे हुए हैं, हमारे साथ और भी लोग इस कारवां में शरीक हैं जो अपनी तरह से अपने तरीके से सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। अच्छा, उर्दू कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो नौजवानों का रुझान बहुत ज़्यादा देखा गया और उनकी शमूलियत भी हमें नज़र आई, किताबें ख़रीदते हुए भी, देखते हुए भी, ओवर द सेशंस भी नज़र आए हमें उनमें, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और वैसे भी। यहाँ कैसा मामला है, नौजवानों की पार्टिसिपेशन कैसी है, या सिर्फ ये कि अब जी हम कहते हैं ना लिटरेचर का ताल्लुक तो जी बुढ़े खापड़ों से ही है, तो ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे यहाँ हर सोसाइटी के सेगमेंट से, हर उम्र के लोग सब आते हैं, सब मिक्स ऑफ सेगमेंट जो हमारे यहाँ आता है। एक चीज़ और हमने इस दफ़ा जो ख़ास फोकस के साथ शुरू करी है वो है एक पूरा स्ट्रैंड है जिसको हमने यूथ स्ट्रैंड का नाम दिया है। और उसकी ख़ास बात ये कि जैसे आप डेमोक्रेसी के लिए सुनते हैं ना, डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो इसी तरह से जो यूथ स्ट्रैंड है दिस इज़ फॉर द यूथ बाय द यूथ। इसके अंदर यंगर
जो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हैं, कॉलेजेस के हैं, जिनको अदब से शौक़ है, लगाव है, जो किसी भी तरीके से इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, उनके साथ हमने एक कोलैबोरेशन की है। वो ये स्ट्रैंड मुरतब कर रहे हैं और उन्हीं के साथ वहाँ पर ये एक पूरा समझे चलें जिसके अंदर इंटरैक्टिव थिएटर्स हैं, जिसके अंदर ड्रामेटिक रीडिंग्स हैं, जिसके अंदर एक सेशन है जिसके अंदर हम ने नापा के जो सीईओ हैं उनको बुलाया है ताकि वो उन यूथ के साथ बात कर सकें कि आप अपने पैशन और प्रोफेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको गाने का शौक़ है और आप ड्रामे का शौक़ है तो आप कोई प्रोफेशन में नहीं जा सकते। आप एक डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप एक बैंकर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको शौक़ है किसी परफॉर्मिंग आर्ट का तो आप उसको पैरेलल चला सकते हैं, इसकी कोई ममानियत नहीं है। सो दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट, जिस पर वो बात करेंगे यूथ के साथ कि आपका पैशन और प्रोफेशन बैलेंस हो सकता है। तो इस तरह से हमने काफ़ी मिक्स किया। और जो आपने कहा कि यूथ की मोबिलाइजेशन, तो इसी में हमने एक बैतबाजी का मुकाबला रखा है। उसके अंदर सारी ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी टीम्स आ रही हैं जिन्होंने प्री रजिस्टर किया हुआ है। लाइव वहाँ पर फिर बैतबाजी होगी इन बच्चों की और विनर्स विल बी अनाउंस्ड। सो लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर यंगर पीपल एंड यूथ। बिल्कुल ऐसे ही। आप समझती हैं कि हमारे यहाँ जो है, चूँकि आपने बैतबाजी के मुकाबले का जिक्र किया, तो अभी पिछले दिनों ही हम बात कर रहे थे शो में वर्ल्ड रेडियो डे पर, हम तो रिजवान जैदी साहब वो मुकर्रर हैं, मैं भी मुकर्ररा रही, तो हम सबका इस फील्ड से वाबस्ता रहा। समझते हैं हम कि इस सोसाइटी में मुबाहिसे की या डिबेट की एक बड़ी ज़रूरत है, जो कि हम इस तरह फोरम्स में या फेस्टिवल्स में तो देख रहे हैं, लेकिन कंपटीशन लेवल पे वो चीज़ें बहुत ख़त्म होती जा रही हैं और कम हो गई हैं। हमारे ज़माने में कॉलेज और स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा था। तो आप समझते हैं कि हमें इस तरफ भी आना होगा और इन फेस्टिवल्स को इसका हिस्सा बनाना होगा या बनाने की ज़रूरत है? या आपने बैतबाजी ऐड किया, वेल गुड, डिबेट और अच्छे टॉपिक्स पे रख कर भी जो है वो बात हो सकती है। बिल्कुल, देखिए हाँ, इन फेस्टिवल्स का एक कॉमन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही कि हम दुनिया को ये बता सकें कि हम सिर्फ पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया जो है वो भी एक मेज़ पर बैठ के और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बावजूद आपस में बातचीत कर सकते हैं। हम एक पॉजिटिव डिस्कशन पॉसिबल है करना जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को खुले दिल के साथ एक्सेप्ट किया जाता है। क्योंकि वो जो एक इम्प्रेशन बन गया ना कि हम तो राउडी नेशन है, इट्स नॉट लाइक दैट। वी आर पीपल हु कैन टॉक, हु कैन सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेट एक पॉजिटिव एंगल के साथ और अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो वो जो आपने बात कही ना, डिस्कशंस एंड डिस्कोर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी सोसाइटी में अगर आपने एक पॉजिटिविटी लानी है तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जहाँ वो अपना जो जाविया है या जो अपना ओपिनियन है वो बता सकें। सही गलत वो सेकंड स्टेज आती है, लेकिन वो फोरम होनी चाहिए जहाँ पर लोग अपनी बात का इजहार कर सकें और खुले दिल से अपनी बात को कह सकें बगैर किसी डर खौफ के। बिल्कुल ऐसा ही है। ओवरऑल जब लोग आते हैं, और जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें दुनिया भी देखती ही है, कितना पॉजिटिव इमेज जो है वो जाता है। अब यहाँ से ज़ाहिर मंदूबीन आएंगे, वो भी दुनिया में लेके जाएंगे, यहाँ से भी पाकिस्तान से भी लोग जाते हैं मुख्तलिफ जो है वो ममालिक में। तो एक सॉफ्टवेयर इमेज बिल्ड करने के लिए इस तरह की चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड टुवर्ड्स द वर्ल्ड एज वेल। नहीं देखिए, इसके बगैर तो आप कहते हैं ना कि ये बेसिक्स होते हैं। हाँ। कि आपने अपनी सोसाइटी का एक पॉजिटिव इमेज, एक सॉफ्टवेयर इमेज बिल्ड करना है, और इमेज बिल्डिंग इस वक्त आई थिंक पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम इतना कुछ कर चुके हैं, आई थिंक दिस इज़ नॉट द फोरम, और ना ही ये मौका है जहाँ हम उन चीज़ों पर बात करें, मगर हम अपने साथ इतनी ज़्यादतियाँ कर चुके हैं कि इट्स हाई टाइम कि एज ए नेशन, एज इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता लोग, हम अब इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलें। हम दुनिया को बताएं कि हमारे पास ज़हीन लोग भी हैं, हम ऑनेस्ट भी हैं, हमको अपने मुल्क से मोहब्बत है, हमारे में एक नेशनलिस्ट फीलिंग है। हम बहुत कुछ मुख्तलिफ फील्ड्स में कर सकते हैं। हम दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम बहुत पॉजिटिव काम कर सकते हैं, हमें अगर दुनिया में कहीं भी मौका मिले हमारे यूथ को, हमारे लोगों को, तो हम उनकी सोसाइटीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ समथिंग जो वक्त की ज़रूरत है अपना पॉजिटिव एंड सॉफ्टवेयर इमेज बिल्ड करने के लिए। एंड दीज आर द फोरम्स जहाँ से हम वो प्रोजेक्ट करते हैं। जब हमारे ये सेशंस लाइव स्ट्रीम होते हैं, जब दुनिया भर में देखे जाते हैं, तो लोगों को यही तो इमेज है जो हम दे रहे होते हैं, यही बता रहे होते हैं। और आप यकीन जाने, हम अगर अपना पिछले 1-2 सालों में देखते हैं, जब से हमने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करी है, हमारे पास सबसे ज़्यादा जो व्यूइंग आती है या जो इंगेजमेंट आती है वो UK, US, मिडल ईस्ट, इंडिया, यहाँ से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जो लोग हमारे
यूट्यूब के चैनल्स को, हमारे सेशंस को व्यू कर रहे होते हैं और उस पर कॉमेंट कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त। तो यानी लोगों के अंदर वो कहते हैं ना कि तशनगी है, कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि कब कहाँ कैसे होगा और हम उसमें जाएं। तो ये डिटेल भी बता दीजिए जाते जाते कहाँ हो रहा है दोबारा, और रिमाइंड करा दें डेट्स क्या हैं, कैसे पार्टिसिपेशन हो सकती है, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं और आ सकते हैं फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। डेफिनेटली, ये मैं रिपीट कर दूं, 16, 17, 18 यानी ये जुम्मा हफ्ता इतवार को बीच लग्जरी होटल में मुनक्कद हो रहा है। ये फ्री है, आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, कोई टिकट नहीं है, कोई एंट्री फ़ी नहीं है, जस्ट वॉक इन, एंजॉय, किसी भी कमरे में जाएं, सेशंस अटेंड करें, लोगों के साथ मिलें। आपको ऑथर्स, आपको जो वहाँ के सेलिब्रिटीज़ हैं वो वहीं आपके दरमियान चलते फिरते नज़र आएंगे। बुक फेयर एरिया में जाएं, किताबें ख़रीदें, साइन करवाएं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। फ्राइडे को ये शाम 4 बजे शुरू होगा और रात को 9 बजे तक है। सैटरडे संडे सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा। सैटरडे को एक बहुत ज़बरदस्त मुशायरा होगा जिसकी सदारत इफ्तिखार आरिफ कर रही हैं, और संडे को क्लोजिंग पर कवाली है नजमुद्दीन सैफुद्दीन ब्रदर्स की। तो प्लीज़ आप लोग सब आएँ, सेशंस अटेंड करें, और ये जो लाइटर प्रोग्राम्स हैं इससे भी ज़रूर अपने आप को आप इंजॉय करें और मज़ा करें वहाँ। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच राहिला साहब, आपने भी वक्त दिया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन की। जो लोग भी जाना चाहते हैं और जाना चाहते नहीं हैं, आप प्लान करें, जाएं अपनी फैमिलीज़ के साथ। बच्चों को ख़ास तौर पे और नौजवानों को जो है वो इन चीज़ों से कनेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि जो है वो एक आपको कहते हैं ना कि चेंज मिलता है, तो वो अच्छी चीज़ों में मिले, हेल्दी चीज़ों में मिले तो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू मैम फॉर योर टाइम। यहाँ पर वफ़े की तरफ बढ़ेंगे, वफ़े के बाद हाज़िर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। तो आज हम बात करेंगे कि जो बाहर का खाना होता है और जो हम जंक फूड खा रहे होते हैं, साथ साथ जो है रेस्टोरेंट्स में मुख्तलिफ हम खाने खा रहे होते हैं, वो सेहत के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, जाने से पहले जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि बाहर की ग़िज़ाएँ सेहत के लिए किस हद तक नुकसानदेह हैं। हम समझ रहे होते हैं कि महंगे तरीन रेस्टोरेंट में खाना खाया है तो सबसे अच्छा खाया होगा, इसमें किस हद तक सदाकत है, और क्या घर का खाना प्रेफर करना चाहिए, बाहर का खाना प्रेफर करना चाहिए, कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं, वेलकम टू द शो शाह साहब, और साथ साथ हमारे साथ वजिया एजाज भी मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। वजिया, अस्सलाम वालेकुम। तो शाह साहब, टॉपिक आपने सुने लिया है। अब ये बाहर के खाने तो बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए हैं, ख़ास तौर पर बच्चों जो है ना, टीन्स में अगर आप देखें तो वो तो घर का खाना खाने ही नहीं चाहते, सब्ज़ी को तो हाथ ही नहीं लगाना है। देखें, इसमें यह है कि जब बाहर की चीज़ें हम लेते हैं ना, तो उसमें यह है कि कोई ख़ास किस्म की कोई चीज़ डालते हैं, क्या समझ में नहीं आया कि शख्स जो फिर वहीं से दोबारा मंगवाता है। और घर की चीज़ों में ये है कि आपकी नॉर्मल चीज़ें बनती हैं और साफ़ सुथरी बनती हैं। अगर आप ऑयल भी इस्तेमाल या घी भी इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा वाला करेंगे, और अगर उसमें मसाला जात भी डालेंगे तो अच्छे वाले डालेंगे। बाहर जो है वो सब सस्ता होता है, हर चीज़ सस्ती होती है। वो कहते हैं कि जी हमारा 1 रुपया खर्च हो, हम 3 से 4 रुपया उस पर कमाएँ, जो इनकी होती हैं, ताकि फिर वो जो मखसूस एक जायका जो डाला जाता है, जिसे कुछ केमिकल भी कह सकते हैं या आम तौर पे भी, यानी हल्की चीज़ों से नमक के लिए कहते हैं चाइनीज सॉल्ट, बड़ा कुछ ऐसा ही है कुछ कि वो ज़बान पे जाती एकदम जायका उसमें होता है। तो इसकी वजह से ये कि फिर और वो लोग बहुत वहीं से ज़्यादा दोबारा सेहत के लिए मंगवाते हैं, नुकसानदेह है। फिर अच्छा, वहीं से कोयटा दोबारा चाय का भी एक बड़ा उछाला था कि चाय में जी, दूध में जी कौन सा ऐसा केमिकल है, क्या मिला रहे हैं। आप देखें घर पे लोग चाय पीते तो हैं, लेकिन एक टाइम पे जिनको आदत लग जाती है, वो रात में उनको जब तक वो होटल की चाय ना पिए और ना बैठे वहाँ, उनको सुकून नहीं मिलता। उनको एक पैटर्न बना लिया है। उसका खमियाजा ये होता है कि उसके हार्मोन्स जो हैं वो पेशेंट के वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। बाज़ बच्चों के जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, बाज़ का FSH बढ़ जाता है, बाज़ को थायराइड ग्लैंड्स जो है वो तंग करने शुरू हो जाता है, जिसमें TSH उनका बढ़ जाता है। तो इसमें बच्चे भी शामिल हैं, इसमें बड़े भी शामिल हैं, और इसमें फिर वेट गेन होना शुरू हो जाता है, हाइपोटेंशन होनी शुरू हो जाती है, डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, और घबराहट बेचैनी रहती है। और अगर यही चीज़ बढ़ती जाती है तो मैदे में एक मखसूस बैक्टीरिया होता है जो कि H. pylori कहलाता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये है कि घबराहट, बेचैनी, धड़कन तेज़, ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। इनफैक्ट पैनिक अटैक्स, BP हाई, और ऐसा लगता है कि दिल बंद हो रहे हैं। जो H. pylori के जिक्र कर रहे हो तो ऐसा लगता है आपके हार्ट पेशेंट हो गए आप, इतनी ज़्यादा आपको उससे पैनिक अटैक्स और ये वाला एंजाइटी, बिल्कुल डिप्रेशन। उसमें ये है कि मैदे के पास जो वेन होती है वो और दिल दोनों एक साथ धड़कने लग जाते हैं। बहुत पेशेंट समझता है कि मुझे शायद दिल में कुछ हो रहा है, का मुझे दौरा पड़ा, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। और खिड़की की तरफ भागते हैं कि हवा लगे मुझे। ऑक्सीजन चाहिए।
अच्छा, ये जो घर के खाने हैं इनसे दूरी की वजह क्या, और ये कितने हेल्दी होते हैं? बाहर के खाने क्या सभी जगह से खाएं तो अनहेल्दी हैं, या जो है वो देखिए एक तो हाँ, एक तो हमें आइडिया ही नहीं है कि वो क्या डालें। जो भी शाह साहब ने बताया कि भाई वो तो बिजनेस कर रहे हैं ना, तो कम से कम पैसों में जो है वो ही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि हम कमाएं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑयल्स यूज़ होंगे, ऐसे मसाला जात यूज़ होंगे, और फिर ट्रांस फैट जो होता है, बार बार रीयूज़ जो ऑयल हो रहा होता है, वो कितना ज़्यादा नुकसानदेह होता है कि सारे हार्मोनल इश्यूज़ उसी की वजह से। और ख़वातीन में ख़ास तौर पे मैं तो डेली बेसिस पे इसी चीज़ को देख रही हूँ, PCOS सबसे ज़्यादा इन खानों की वजह से। और इन अच्छा, चीज़ों खानों से भी ताल्लुक है PCOS? बिल्कुल, ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपका फैट स्टोर हुए जा रहा है ना, और वो चर्बी जमा हुए जा रही है, उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं मंथली बेसिस पे। तो ये बहुत जो फार्मी चीज़ें होती हैं ना, जैसे फार्मी चिकन हो गई, फार्मी मछली हो गई, आजकल तो सब चीज़ें फार्मी बनने भी शुरू हो गई हैं। फार्मी अंडे हो जी गए। हाँ, तो ये चीज़ें जो होती हैं जो कि आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस करती हैं, जैसे अभी वजिया ने बताया कि PCO पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहलाता है, तो वो चीज़ भी एक जन्म लेती है ख़वातीन में। उसमें फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। जब उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है तो फिर फालतू बाल आने शुरू हो जाते हैं चेहरे पे, और कलर डिम हो जाता है, गर्मी ज़्यादा फील होती है, और वज़न भी बढ़ने लग जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा बहुत आने लग जाता है, 1 मिनट में नाराज़ हो जाते हैं और थोड़ी देर में वापस कूल हो जाते हैं। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स। अच्छा, ये क्या वजह है कि जो हमारे बच्चे हैं वो मैंने देखा है ज़्यादातर सब्जियों से बहुत दूर है? फास्ट फूड, बर्गर, फ्राइज़, इनमें तो बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन जी अगर आप उसको कबाब की फॉर्म में दे देंगे तो कबाब नहीं खाएगा। हालांकि होगा वो भी, अब नगेट को तो खा लेगा लेकिन कबाब नहीं खाना। इसकी वजह ये है कि आप शुरू से बच्चों को आदत डालें। हमारे यहाँ पे बच्चे ने मुंह खोला और वो चीज़ पहुँचा देते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। उसे शुरू से ही आप दालें देना शुरू करें, सब्जियां देना शुरू करें, घर की चीज़ों पे ज़्यादा उसे फोकस रखें। अब बच्चे को बाहर लेके जाते हैं, बच्चा फिर घर पे बैठ के फरमाइशें करता है, मुझे फ़लाँ चीज़ मंगवा दो, फ़लाँ चीज़ मंगवा दो, तो वो घर की चीज़ों को अवॉइड करने लग जाता है, ख़ास तौर पे सब्जियों को। सब्जियों में हर चीज़ देना आप शुरू से शुरू करेंगे तो वो जवानी तक उसको वो आदत रहेगी कि मैंने सब चीज़ें खानी है। अच्छा, यहाँ पे मैं कहूँगी कि इसमें पेरेंट्स की गलती है। बच्चे जो है क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं ना, हमारी रिफ्लेक्शन। अगर हम ही ज़्यादा बाहर की चीज़ों में होंगे तो फिर ऑब्वियसली पहले जो ऐसे हम करेंगे वैसे वैसे हमारे बच्चे हमारे पीछे चलेंगे ना। ठीक है, एट टाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि हमें खाना है, तो मैंने तो जो है ना एज ए रिवॉर्ड रखा हुआ है बाहर का खाना। जैसे मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ कि आप ये पूरे वीक आपको हेल्दी ईटिंग करनी है, जो भी मैंने अपना बनाया हुआ है, तो वंस इन अ वीक चलो ठीक है, आपको पिज़्ज़ा पसंद है, और फिर अब तो बहुत ईजी, बीइंग अ मदर, बहुत ईजी रेसिपीज़ हमारे पास अवेलेबल है। पिज़्ज़ा बनाना है, सब कुछ। मेरी पहली कोशिश यही होती है कि मैं घर से ही बना के दे दूँ। हर चीज़ की यूट्यूब पे आजकल रेसिपीज़ मौजूद हैं, तो ये बहुत इजी हो गया है और बहुत मज़े की भी बन रहे होते हैं, अच्छी भी बन रही होती है। क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रेंड ज़्यादा हो गया है बाहर जाने का, तो अगर आप थोड़ा सा उसको लेके चलें, आप उसको करना भी चाहिए चेंज के लिए भी, और उसके लिए ठीक है, लेकिन ये तो हर वक्त जो है ना बैठे बैठे ऑर्डर कर रहे होते हैं। ये जो बस एक कॉल पे आ जाता है। सबसे ज़्यादा, एक मैंने चैनल पे भी इस पे बात की थी कि जिस कंटेनर में आ रहा है वो प्लास्टिक का है, और आपको पता है कितना ज़्यादा नुकसानदेह, वो आपकी बॉडी में जमा हो रही है प्लास्टिक। अक्सर एक मेरी क्लाइंट थी, वो कही थी सब कुछ कर लिया, वेट कम नहीं हो रहा, फिर मेरी उनसे थोड़ी सी डिटेल में बात हुई, तो बेसिकली प्लास्टिक कंटेनर हमारे यहाँ कितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है, और वो आपका स्टोर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा होता ये भी है कि बाहर से फूड आया है, डिलीवर हुआ है, गरम गरम प्लास्टिक में पैक हो गया, वो आ गया, अब जी ठंडा हो गया तो उसी प्लास्टिक के डब्बे में उसको रख के माइक्रोवेव में भी घुमा दिया। तो वो भी क्या स्टोर हो जाता है प्लास्टिक? बिल्कुल, प्लास्टिक तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है, और वो फिर वो ये सारे प्रॉब्लम्स एक दफ़ा वो प्लास्टिक आपकी बॉडी में, जाहिर बात है वो इकट्ठा होने लगी, जमा होने लगी, एक कंटामिनेशन बढ़ रहा है ना बॉडी के अंदर, एक एक्स्ट्रा चीज़, फ्री रेडिकल्स बढ़ रहे हैं बॉडी में, इस वजह से रिएक्शंस अजीब से हो रहे हैं, फिर हार्मोनल, बच्चे कितने चिड़चिड़े हो रहे हैं हमारे आजकल। पहले अगर हम बोलें तो आजकल पेरेंट्स कह रहे होते हैं ना, हमारे दादा नानी कह रहे होते हैं हमारे बच्चे ऐसे नहीं थे, कैसे हैं, तो चिड़चिड़े ज़्यादा हो रहे होते हैं, क्योंकि वही सब चीज़ों का बहुत रोल है। घर पे माँ जो होती है वो भी एक स्कूल होती है, स्टार्टिंग वहाँ से होती है, बिगिनिंग उसकी वहीं से होती है। जैसे वजह ने कहा कि हमारी दादी दादा ने कहा था हमारे बच्चे ऐसे नहीं थे, तो उस वक्त के वक्त में हर चीज़ में इतनी इन्फ्लूजन भी नहीं थी, इतने लोग लालची भी इतने नहीं थे, ठीक है, तो उसमें तो चेंजिंग आएंगे। उसमें तो सिर्फ एक ही चैनल होता था, सब देखते थे, और रात 12 बजे बंद हो जाता था, एक वो चैनल होता था, फिर उसके बाद चैनल्स की भरमार, फिर सोशल मीडिया आया, अब तो हर हाथ में आपके हर चीज़ है। हाँ। आप बटन दबाएं, आप सोच रहे हैं वो चीज़ आ रही है आपके पास। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना, दौर का चेंज। तो ये एक चेंजिंग्स आती है इंसान की। मैं सारे रेस्टोरेंट्स को नहीं कहूँगा कि गलत करते हैं, लेकिन ये है कि अक्सरियत में यही होती है
कि उनमें ये होता है कि कुछ ख़ास चीज़ डाली जाती है जिससे पेशेंट वहीं से मंगवाता है फिर। तो अपने आप को अपने हेल्दी रखनी है, घर पे माँ का पका हुआ इस्तेमाल करें, क्योंकि वो जो कुछ भी करेगी आपके लिए सफाई से करेगी। हाँ, एक अच्छी चीज़ आपको देगी। और सब्जियों का इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा करें कि आपकी बॉडी में मिनरल्स की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत है, पोटाशियम की ज़रूरत है। हर एक चीज़ की एक मिकदार है, क्योंकि एक जो मौसम के हिसाब से सब्ज़ी आती है, हर मौसम में उसी हिसाब से जो बॉडी में रिक्वायर्ड होती हैं मिनरल्स की वो पूरी करती हैं। अच्छा, जहाँ हमने टीनेजर्स की और बच्चों की बात की, उनमें इंस्टेंट नूडल्स बड़े पॉपुलर हैं। ओ भाई बहुत बहुत वो कहते हैं बहुत नुकसानदेह नहीं खाएं, वो भी प्लास्टिक का उनमें कंटेंट ज़्यादा है, क्या सच है? इस तरह का हाँ मुख्तलिफ रिसर्चेस आती रहती हैं इस चीज़ के हवाले से। एक तो ये है कि जो हम ये दे रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ उन्हें समझ लें वो ऐसी चीज़ खा रहे हैं कि जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, एम्प्टी जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल एम्प्टी ग़िज़ा है। अच्छा। सिर्फ एनर्जी मिल जाएगी विदाउट न्यूट्रिएंट्स। असल में सिर्फ एनर्जी की तो बॉडी को ज़रूरत नहीं है ना, उसे जैसे इन्होंने जिक्र किया उसे आयरन भी चाहिए, उसको कैल्शियम भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, फॉस्फोरस, कॉपर, हर चीज़ की नीड है। तो वो जो है उसमें कुछ भी नहीं है वक्ती तौर पर। वो भी 10 मिनट बाद आप देखिए बच्चे को फिर भूख लगने लगेगी, क्योंकि वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ना, वो एकदम जाके इंस्टेंट है ना, जैसी खाया वैसी हजम भी हो गया और कुछ मिला भी नहीं बच्चों को, बिल्कुल खाली ग़िज़ा, कुछ भी नहीं उसमें ऐसा कि जो उनकी सेहत के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए मुफीद है। प्रोटीन चाहिए, ये चीज़ चाहिए, उसमें तो कुछ भी नहीं है। तो ये है कि इसके तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, मगर ये कि इट्स ओके वंस इन अ मंथ मैं कहती हूँ चले, कभी कभी चल जाता है, ठीक है, आपने कभी एतदाल सबसे ज़रूरी। एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो हकीम साहब से बात कर रही थी। हकीम साहब सुन रहे हैं आपको जी, फरमाइए, आवाज़ थोड़ी बढ़ा दीजिए। जी 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 कहिए। सर मैं बड़ी कोशिशों में लगा था आपसे रब्ता करने के लिए। सर आपसे 20-22 साल पहले मेरी जो है ना एंडोस्कोपी बायोप्सी हुई है ना, तो उसमें गैस्ट्रिक अल्सर और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस आया था। बायोप्सी में क्रोनिक गैस्ट्राइटिस वाले में आया था और एंडोस्कोपी में गैस्ट्रिक अल्सर आया था। बाहर इलाज वगैरह तो बहुत कराता रहा मैं, हकीमों से, होम्योपैथिक से, डॉक्टर से। अब मामला सिर्फ इतना है कि मैं रोजे नहीं रख पा रहा, और होता ये है कि जब मैं सुबह के टाइम उठता हूँ तो उठते के साथ ही मुझे भूख लगती है, और अगर मैं खाना ना खाऊं तो मेरे नाक की जगह भी पेट इधर दर्द होता है, और सीधा लेटता हूँ तो ऐसा महसूस होता है इस पेट की नाक की जगह पे जैसे कोई वजन की चीज आ रही है, और फिर अजीब सी गैस सी बनती है। एक मिनट की सब माजरत के साथ, और मुझे इस कदर गैस होती है कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे खुद परेशान हो गए कि भाई क्या कर रहे हो ये। बहुत शुक्रिया मंसूर, आपने कॉल किया, लेकिन बेचारे सादा से जो है ना वो लग रहे हैं, और बड़ा मसला इन्होंने बताया अपना। गैस्ट्राइटिस है उनको, अल्सर भी है, और इसकी वजह से इनको पेट फूल जाता है, बेली बटन पे पेन सा महसूस होता है, पेट में नाफ की इन साइडों पे दर्द होता है, और इसकी वजह से जब गैसेस दिल की तरफ जाती हैं तो दिल हिलने लग जाता है, और मुंह का जायका भी कड़वा होता है अक्सर लोगों का, और मैदे में बर्निंग शुरू हो जाती है, और इसमें यह है कि बहुत बेचैनी, घबराहट रहती है। तो ऐसी सूरत में सिर्फ 2 चीज़ें आप ले लीजिए। एक ले लीजिए आप रेवंत चीनी, एक लकड़ी आती है उसका नाम है रेवंत चीनी, उसकी ये अल्सर को ख़त्म करती है और एच पैलोरी को भी नेगेटिव करती है। इसको बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें, और 1 चम्मच इस्पगोल छिलका वो भी इसी पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार पिएं, सुबह नाश्ते से पहले, रात सोने से पहले। अगर भूल जाएं सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद, इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो ये किसी भी टाइम 2 टाइम इस्तेमाल करें, फ़ायदा आपको पहले ही 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन इसे कुछ अर्सा कंटिन्यू करना होगा, महीना 40 दिन। उसके बाद आप अपना दोबारा टेस्ट करवाएं, इंशाल्लाह ताला आपको खुद हैरानगी होगी कि आप तकरीबन ठीक होगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशंस हैं वो जारी रखिएगा, उसे एकदम से बंद ना कीजिएगा, जो बेहतर रहेगा उनके लिए। बिल्कुल ऐसा ही सही। बहुत सारे लोग ये कर रहे होते हैं कि जी बाहर से सेमी कुक फूड भी अब तो अवेलेबल है, और वो भी मंगा देते, चले तो एक रेस्टोरेंट गए खा लिया। फ्रोज़न आइटम्स बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं, लोग मंगाते हैं और जी महीनों रख लेते हैं फ्रिज में। एक तो है ना कि आपने 1 आधे हफ्ते में उनको बना लिया, तो कब तक इनकी लाइफ होती है और कितना इनका यूजेज बेहतर है वजिया? उस पर तो मेरे ख्याल है मेंशन होती है एक्सपायरी डेट, जो इस तरह की आप बता रही हैं, तो अब वो उस लिहाज से ही बनाती हूँ, मगर मैं तो इसको बोलूँगी आप बिग नो,
क्योंकि जो ताज़ा खाने की बात है, जो ताज़ा उसकी बात है, इनफैक्ट यहाँ पे मैं इस चीज़ को भी आगे बताऊँ कि लोग उन चीज़ों पे ज़्यादा जा रहे हैं, अपनी सीजनल जो हमारे मुल्क में चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी बाहर के जो आए हुए होते हैं वो इतने एक्सपेंसिव भी होते हैं, मगर हाँ बस हमारी सोच हो गई है या तो ऐसी कि वो फ्रोज़न कब के 3-3 4-4 महीने के वो एक्सपोर्ट हुए हुए यहाँ से मौजूद हैं और लोग उसकी तरफ जा रहे होते हैं। इनफैक्ट मेरी एक थी क्लाइंट, वो मुझसे कहने लगी कि आप मुझे ऐसे फ्रूट्स वगैरह बताएं जो कि मशहूर हैं, जैसे उन्होंने बाहर के नाम सुने हुए थे वो उनके नाम ले रही थी। तो फिर मेरी उनसे काफ़ी डिटेल में इसी चीज़ पे बात हुई कि जो हमारे सीज़न में जो यहाँ पे मौजूद होते हैं ना, वही हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, वहाँ की सब्ज़ी, वहाँ का फल, और वो भी उस सीज़न में जो मौजूद है, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी है और वही चीज़ें लेनी चाहिए आपको। कोई जो डाइट प्लान्स वगैरह हैं, हम ज़्यादातर उसकी तरफ जा रहे होते हैं ना कि अच्छे से अच्छा हो, फैंसी डाइट प्लान हो और ये हो, इस तरह की मुझे तो बहुत इस चीज़ का सामना होता है। टेस्ट नहीं होता उनमें, जायका नहीं, बस नाम जायका आपको पाकिस्तान में मिलेगा। पाकिस्तानी फूड्स सही कह रहे हैं। तो बाहर से आने वाले जब खाते हैं यहाँ पे तो कहते हैं भाई हमारे फूड्स में वो जायका नहीं जो यहाँ पर आप सादा केले ही उठा के खा ले। मलेशिया जाने का इत्तेफाक हुआ, सऊदी इतने बड़े बड़े केले और टेस्टलेस। यहाँ पे आप छोटा सा भी आप उठा लें, सस्ते से सस्ता भी आप ले मैंगो वहाँ खरीद लें, आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी आम ढूंढ रहे होते हैं, पाकिस्तानी फ्रूट ढूंढ रहे होते हैं वहाँ पे लोग, कीनू, आम, हर चीज़ जो है वो टेस्ट वाली हमारी जा रही होती है और वो लोग प्रेफर कर होते हैं, इतना महंगा खरीद रहे होते हैं। यूरोप साइड पे आप देखें मैंगो सीजन आता है तो बस वो लोग तो पाकिस्तान से आने वाले वहाँ पे तो साल 12 महीने मिलते हैं। यहाँ पे ये है ना, नहीं, आमतौर पे भी अगर हमारी फ्रूट्स को भी वो लोग फ्रीज कर लेते होते हैं, अपने पास रख लेते होते हैं, तो साल 12 महीने सेल कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे उसके बैनर जो जिस तरीके से हमारे यहाँ आवाम को मिलना चाहिए उस तरह नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा होता क्या है, सीजन से जो ना सब्जियां जो आ रही होती हैं, अब जैसे बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं, भिंडी ज़्यादातर गर्मियों में आती है तो रही है इस तरह, लेकिन अब हर सब्जी हर टाइम अवेलेबल है, तो वो सीज़न ऑफ सीज़न खा लेनी चाहिए या उसको अवॉइड करना चाहिए, या उसमें न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है? शाह साहब देखिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स में थोड़ी सी कमी आ जाती है। अब तो ये हुआ है कि जी हमारी सब्ज़ी यहाँ पंजाब की है, कोई कहता है जी हमारी यहाँ मलीर की आ रही है, कुछ लोग कहते हैं जी अब पाकिस्तान से, बाहर से, ईरान से हम मंगवा रहे हैं, बास कहते हैं दूसरी कंट्री मंगवा रहे हैं। अब ये चीज़ चल पड़ी है यहाँ पे। पहले ये होती थी कि हमारे पाकिस्तान में इतनी सब्ज़ी होती थी कि जो पूरी हो जाती थी हमारे लिए। अब टमाटर भी बाहर से लेने पड़ रहे हैं हमें। हाँ, मुख्तलिफ आता है। तो ये वजह हो रही है सारी, वरना हर चीज़ साल 12 महीने सीजन में है तो उसी वक्त, यानी कि ऐसा नहीं कि वो 4-4 महीने या साल भर प्रिजर्व करके वो दे रहे हैं। अभी 7 चल रहा है तो, मगर ये कि न्यूट्रिएंट्स उसी हमारे मुल्क की, हमारी यहाँ की काश्ती हुई चीज़ों की जो बात है वो हमारे लिए बेहतर है ज़्यादा। जिससे नींद पूरी करें, पानी का टेक ज़्यादा रखें, आप इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक अपने आप को कवर कर सकते हैं। ठीक, पानी पिएं और ब्रेक लें, फिर वापस आते हैं। पानी वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो हम बात कर रहे हैं कि अच्छे खाने, अच्छी ग़िज़ाएं और हेल्दी और फिट कैसे रहा जाए। कुछ रेमेडीज़ आज शेयर करने जा रहे हैं शाह साहब आप। जी, जैसे ख़वातीन में FSH, LH, प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन लेवल, और बाज़ लोगों का सीरम इंसुलिन भी डिसबैलेंस हो रहा होता है। तो ये हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से गर्दन भी काली हो रही होती है और मंथली आयाम में भी प्रॉब्लम होती है, नाक के नीचे नलों में पेन महसूस होता है, वेट भी बढ़ रहा होता है, घबराहट, बेचैनी रहती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। एक ये मसला हल करना है। एक मर्द हजरात में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी हो जाती है और बाज़ औक़ात इनका भी FSH लेवल जो है अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हर किस्म की कमज़ोरी फील होती है, पट्ठों की कमज़ोरी होती है, सुस्ती काहिली होती है। तो ये इन चीज़ों को भी ठीक करेगी। तो ये सबसे पहले जो मर्द हजरात में जो प्रॉब्लम होती है, जो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो उसके लिए आप ये लेंगे। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है और आम लोग भी इसे ले सकते हैं। ये 16-17 साल से लेके 60-70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें टोटली 3 चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें ये है जड़ कूंच। जड़ कूंच ये आप लेंगे 50 ग्राम, ये इसका पाउडर है। और ये है मुश्क दाना, मुश्क दाना ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये है चिड़िया कन बूटी, चिड़िया कन बूटी ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इनको अच्छी तरह मिला लें, आप बारीक पाउडर बना लें। और 1 चाय वाली छोटी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली छोटी चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ कंटिन्यू ये 2-3 महीने यूज़ करें। फ़ायदा आपको 1 हफ्ते में वाज़ी हो जाएगा, आप एक्टिव हो जाएंगे, सुस्ती काहिली दूर हो जाएगी और आपके हार्मोन्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। 3 महीने में मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाते हैं। ज़बरदस्त। तो ये
अपने घर पे आप बना के रखें। ये मर्द हज़रात के लिए हुई। और दूसरा ख़वातीन में FSH LH प्रोलेक्टिन, ये इसको बैलेंस करने के लिए और PCOS को नील करने के लिए हम लेंगे। ये है लूत पठानी। करीब कर लें इससे। ये है लूत पठानी, इसको ढाक की लकड़ी भी कहते हैं। ये हम लेंगे 50 ग्राम। ये है गुल पिस्ता, पिस्ता के फूल, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये है गोखरू, सही, ये भी 50 ग्राम। ठीक है, इनको ऐसे मिला के बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी के साथ में अरके मक्को पिएँ, 1 कप सुबह 1 कप शाम। और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ करना है, मखसूस आयाम के दिनों में से रोक दें, फिर आमतौर पे इसे स्टार्ट कर लें। 3 महीने बाद अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, आपका जो PCOS है वो भी नील मिलेगा आपको। अगर आप अपने टेस्ट करवाएंगे FSH LH प्रोलेक्टिन, ये भी कंट्रोल में मिलेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कंट्रोल मिलेगा, सीरम इंसुलिन भी अपने कंट्रोल पे आ जाएगा। तो ये एक जो फीमेल हार्मोन्स है ये उनको बेहतर करने के लिए और ये मेल हार्मोन्स को बेहतर करने के लिए। चलिए, तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया कि जो हम क्योंकि बात करने के बाहर की ग़िज़ाओं में इतना फ़ैट होता है, इतनी जो है वो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो आपको रेमेडी भी मिल गई है कि अगर जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसको अवॉइड करना शुरू करें और अपने हार्मोन्स को भी बैलेंस करें। आपके पास वजह ज़्यादातर कंप्लेंट्स किस चीज़ की आ रही होती है? न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स आजकल लोगों को क्या फेस करनी? सबसे ज़्यादा तो हर ही तरह के मसले आ रहे थे, क्योंकि अब आजकल जो भी जाते हैं ना डॉक्टर के पास अपने प्रॉब्लम्स लेके, तो पहली बात यही कहते हैं अपना वेट कम करना। सबसे पहला यही हो रहा है, क्योंकि 99% ओबेसिटी की वजह से बीमारियाँ हो रही होती हैं। और ओबेसिटी के बेसिकली क्या है कि ये सिम्टम है अनहेल्दी बॉडी का। तो सबसे पहले तो अपने वो वेट को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे पास क्लाइंट्स जनरली, क्योंकि बीइंग अ डाइटिशियन, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मेरा मेन इसी चीज़ पर होता है। और जो ख़वातीन जिनके औलाद नहीं हो रही है, इतने साल हो गए शादी को, फिर ये PCOS के प्रॉब्लम, इस तरह की बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आती हैं। तो मैं 2-3 लाइफस्टाइल चेंजिंग्स यहाँ पे बताऊँगी जो कि सबको करनी चाहिए। पहला तो ये कि सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम क्या होता है कि बायो क्लॉक हम लोग पैदाइशी तौर पे हमारे अंदर मौजूद होती है, जिसमें ये कि आपको सुबह टाइम पे उठ जाना है और रात को टाइम पे सो जाना है। जी, ऐसा ही। और रात का खाना कम से कम 2 घंटे पहले सोने से पहले ले लेना है, क्योंकि नींद की कमी भी बहुत बड़ा हार्मोनल इशूज़ और ये तमाम चीज़ों का वजह होती है। तो ये कि रूट कॉज पे मेरे ख्याल पहले बात करनी चाहिए कि वजह क्या बन रही है इन तमाम चीज़ों की। तो वो हमारा सबसे पहले लाइफस्टाइल ही है, डिसऑर्डर। क्योंकि हमारा ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से ही लाइफस्टाइल इश्यूज़ और डिजीज़ हमें हो रहे होते हैं। तो सर्केडियन रिदम का मैंने पहले जिक्र किया। और सेकेंडली थोड़ी सी एक्सरसाइज, चाहे आप वॉक ही क्यों ना करें, मैं सबसे ये कहती हूँ 15 मिनट से ही एटलीस्ट स्टार्ट करें। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो ये क्या ज़िंदगी में थोड़े से मोबिलिटी लेकर आएँ, थोड़ा सा वर्कआउट, चलना फिरना, वॉक ही कर लें एटलीस्ट 20 मिनट्स, 15 मिनट से स्टार्ट करें, फिर 5 मिनट्स बढ़ा लें। वैसे तो ये है कि जनरली ये कहा जाता है 30 मिनट्स 5 डेज़ अ वीक, ये बहुत मोर देन इनफ है। मगर ये कि अगर अक्सर कोई इशू है तो फिर वो आप अपनी डाइटिशियन के साथ, ये जो भी उसको अकॉर्डिंगली फिर उसको फैसला किया जाता है कि इनको कितनी वॉक बतानी है और डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। और तीसरी बात ये है कि फल और सब्जियों का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा। और ख़ास तौर पे जो डाइट्स पे जाते हैं वो फल खाना छोड़ देते हैं। ऐसा होता है ना कि हमें तो इस डाइट पे जाना है, आपको फल नहीं लेना, या सिर्फ फल और सब्जियां ही खाते रहते हैं पूरे दिन। तो ये है कि बैलेंस डाइट की क्रिएट करें। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एक कॉलर भी हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना? जी, तबीयत ठीक है। आप बताएं आया, आप कैसे हैं? बस हमारी तो तबीयत शाह साहब जहाँ नजर आते हैं हम तो उनका पीछे नहीं छोड़ते। जिस चैनल बैठे तो हम जरूर बात करते हैं उनसे। शाह साहब को बहुत सलाम हो। वालेकुम सलाम। और आपकी दूसरी मेहमान को भी सलाम हो। असल में रमशा बात वाकई ये है कि आजकल जो हम ग़िज़ाएं बक्सर हमारे, मेरा तो हर काम तो सिस्टम है। मैं तो अक्सर दोस्तों में आ रहा हूँ बैठ के कहीं ना कहीं बाहर खाने जो बहुत ज़्यादा खाता हूँ। और डेफिनेटली उसकी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते, सब स्टैंडर्ड होते हैं, घी वगैरह। लेकिन शाह साहब से मेरा सवाल ये, और मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि वो बहुत हो रहा है आजकल प्रॉब्लम लोगों, मुझे ये बताइए शाह साहब से, उनके हम बिस्यार पूरी करते हैं, खाना खाते हैं बाहर, और स्पेशली शादियों में जब जाते हैं तो भाई वो खाना 11 साढ़े 11 बजे हम खाना खाते हैं, 12 बजे घर पहुँचते हैं और आते ही लेट जाते हैं। वो खाना सारा वो अच्छा रहता सीजन। अब आपके पास कोई ऐसा चूरन चटनी क्या है जो हमें बताएंगे, हमें इससे खाकर हमें रिलीफ मिल सके? खाना कम नहीं करना, चूरन चटनी खाना है। सही। भाई ओवर ईटिंग भी जो है ना वो पूरा एक सब्जेक्ट है भाई। लोग बस शादी में जाते हैं तो उनको सब कुछ प्लेट में भरना है और खाना भी है। अच्छा, बाज़ लोग भर देते हैं लेकिन खाते नहीं, ऐसा भी करते हैं जो कि गुनाह है। ये भी बहुत बड़ा मसला है, नुकसान है ये। आप उतना निकालें जितना आप खा सकते हैं। और एक चीज़ इसी से भी आया साहब ने कहा कि इनको
ऐसी चीज़ बताएं कि हम कुछ भी खाएं ताकि उनका मैदे का निज़ाम बेहतर रहे और जुद हज़म हो जाए। आपने टोटली 4 चीज़ें लेनी है। एक लेना है आपने सूखे लीमू 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाना खाने के बाद पानी के साथ। आप देखिएगा जुद हज़म हो जाएगा सब कुछ, गैसेस, तेज़ाबियत, अफारा, पेट का फूलना, ये सब सही हो जाएगा। पानी का टेक ज़्यादा रखें। दूसरी चीज़, अभी वजह ने जिस तरीके से बताया कि आप अगर सोने जाते हैं तो कम से कम खाना खा के उसके 2 घंटे बाद जाएं। याद रखिएगा, खाना खाने के 2 घंटे बाद आपने जाना है, लेकिन खाना खा के थोड़ी देर के लिए 40 कदम चल लिया करें। वॉक ना करें, चल लिया करें। खाना खाने से 2 घंटे पहले वॉक करेंगे आप, 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की 45 मिनट की वॉक करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। वॉक जो है खाना खाने से 2 घंटे पहले की जाती है। बात कर लें तो भी सही है कि नहीं? खाना खाने के आधे घंटे बाद चहलकदमी कर ली, चहलकदमी फौरन नहीं। तो हाँ, आधे घंटे के बाद फिर आप ब्रिस्क वॉक न करें, कर सकते हैं? नहीं, रात को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखें कभी भी वॉक एक्सरसाइज रात में नहीं करें, कभी भी। अच्छा जी, क्योंकि वो क्या करेगी आपके हम लोग ना फाइट और फ्लाइट की स्टेज में चले जाते हैं। अच्छा, ये भी बहुत ज़रूरी है, एक हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सिम्पैथेटिक होता है। तो जब हमें खाना खाना है ना, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में यानी रेस्ट और डाइजेस्ट की स्टेज में बॉडी को होना चाहिए। और सोने से पहले भी हमारी यही होनी चाहिए, अदरवाइज़ नींद पूरी नहीं होगी। क्योंकि अगर हम फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में चले गए ना, तो वो सारे एनर्जी भर जाएगी और फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो अच्छा, तो क्या करें, दिन में या शाम में आप जो भी एक्सरसाइज वॉक सबसे बेस्ट मॉर्निंग है, बस मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है। मगर अगर नहीं टाइम मिलता तो जब 2 औरतें बोल रही होती ना, मर्द बेचारा नहीं बोल चुप पाता। करके बैठे ना आप, सुनिए। अच्छा, अभी मेरी 2 भी औरतें सुन लें, बातें मेरी कर घर रही पे हैं कोई तो नहीं सुनता, आप लोग सुन लें। आप भी बोले जाए। नहीं, अभी नहीं सुन रहे, मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद शाह साहब की बातें सुनेंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट। तो जाने से पहले आपके बड़े शिकवे शिकायतें थी कि आपने बॉर्डर जी का ही है। बुला दिया ना कि बोलना नहीं, था आप सर मैंने। को बोलने देंगे अब थोड़ी करें ना अपने शौक पूरा। जी जी, नहीं, जिस तरीके से वॉक के ऊपर बात हो हाँ, रही थी, बिल्कुल। तो जो जैसे कहते हैं ना कि रात के टाइम पे वॉक नहीं करना चाहिए, तो इसी तरीके से आपको वॉक जो है कम से कम इतने ऐसे वक्त पे करनी चाहिए कि थोड़ी थोड़ी या कुछ ज़्यादा सूरज की रोशनी हो। चले, अभी कॉलर भी आ गए, उनको नहीं, भी अभी ले लेते हैं। कोई अस्सलाम वालेकुम। अभी कॉलर्स को जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनके सवाल बहुत अहम होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है और कहाँ से बात करें, क्या सवाल? जी वालेकुम अस्सलाम, मंजूर बुलारीपुर से। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर साहब, क्या आपके पास तो एनर्जी है माशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, क्या सवाल है आपका? मैं मैडम जी आपको ये बताता जाऊं कि यकीन माने आज मेरी आपके शो में पहली कॉल है जी। पहली दफा मैं आया हूं, क्योंकि प्रोग्राम में जब देख रहा हूं ना तो मेरे से रहा नहीं गया। अरे क्योंकि मैं अकीम नजीर साहब का इतना बड़ा फैन हूँ, इतना बड़ा जिसका अंदाजा कोई नहीं। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मंजूर साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अच्छा, वो तो सी इनको भी दसो ना, मेरा वो इनको भी क्या आखते हैं, कुकड़ी चुकड़ी कटी है नहीं कटी है? आए तो मुझे मैं ये गल पहले ही पता ही, मैं क्या मेरी आवाज सुनने ना जी आप सुन के जरा इनको गल करो ना, तो सन अभी तो साढ़े नाल ही सारा मिलता जुलता है ना सिलसिला। वो आखते ना असि तुसी एक ही ग्रां दे। जी जी, अच्छा अपना नजीर सर गल इस तरह दी है ना, मैं पूछना चाहना, मेरा ट्रैवल का काम बहुत ज्यादा है, यानी कदे एक पैर पिंडी ते कराची ते लाहौर ते खाने में बड़े खाना बाहरों, ठीक है ना जी। और न्यारी ते पाए ते अलीम ते मुख्तलिफ चीज़ां जिहड़ियां ने मैं मतलब एक खाना। अच्छा, सवाल मेरा ये अंदर ये कि इन सारिया चीज़ां खाने के बावजूद रह नहीं सकता बंदा। सही बात। बचने का तरीका भी कोई नहीं होता साढ़े को, क्योंकि लज़त असां लाजमी लानी है, तो उस तो बाद असां करना चाहिए कि असीं इहदी फैशना कोलों चीज़ां कोलों बच जावां। हाँ, ये कोई तरीका दसो। चल, शुक्रिया मंजूर साहब, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है जी। बिल्कुल। अब खाना भी है, पाए तो जो है ना वो सारी सब खाए चीज़ें। बगैर, बिरयानी बाहर की खाए बगैर एक टाइम पे क्रेविंग होती है बाहर की बिरयानी। जिस तरह रमशा भी मैंने बताया एक नुस्खा के सूखे लीमू, सौंफ, अनारदाना और पुदीना देसी, जो ये नुस्खा मैंने बताया मंजूर साहब, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह ताला ज़ुद हज़म हो जाएगा सब जी कुछ। जी जी। पाए निहारी ये चीज़ें खाने के बाद आप कुछ अर्सा अगर कंटिन्यू करेंगे आप,
तो इसमें एसडीएल यानी कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वॉक भी करें। और एक लकड़ी आती है अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल, इसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना पिया करें। 2 महीने बाद अपना लिपिड प्रोफाइल करवाएं। इसके अलावा भी लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस पे एसडीएल और ट्राइग्लिसराइड ये भी कंट्रोल में होना चाहिए। अर्जुन की छाल तो ऐसा लगा कोई मूवी आ रही है, अर्जुन की छाल। अर्जुन, अशोक, उशक और चंपावती, ये सब दरख्तों के नाम है। तो बस इन पे मूवीज बननी चाहिए, बड़े अच्छे अट्रैक्टिव से अच्छा, नाम। एक वॉक के ऊपर बात हो रही थी, वो बताना अब ये बहुत वजिया जरूरी को है। कुछ कहने देंगे आपके? नहीं, वक्त खत्म। नहीं प्लीज सर आप बोलें फिर मैं। हाँ, इस पे ये है कि वॉक आप सूरज की रोशनी में इसलिए किया करें, सुबह में फजर के टाइम के बाद भी जब सूरज निकले, या शाम में सूरज गुरूब होने के टाइम पे, क्या आपको विटामिन डी भी मिलता रहे और बहुत सारी ऑक्सीजन भी मिल जाए। जो रात के टाइम पे वॉक करते हैं ना पार्कों में, वो कार्बन डाइऑक्साइड घर ला रहे हैं। सही बहुत बात अच्छी है, बात बिल्कुल है। सही है। तो वजिया जाते जाते आप क्या टिप्स देना चाहेंगे अपने नाज़रीन बस के? यही टिप्स हैं कि ये सब चीज़ें खाएं मगर एतदाल पे खाएं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस ज़िंदगी में कि बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहे, मगर एतदाल शामिल करें अपनी लाइफ में। और वही जो शादियों में तो चलें एक दिन जा रहे हैं ना, चल जाता है, मगर वैसे भी हम लोग लेट नाइट डिनर्स कर रहे होते हैं, जो आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जा रहे होते हैं, तो वही जो मैंने कहा 2 घंटे पहले इस तरह से करें कि आप 2 घंटे बाद का थोड़ा सा वक्फा हो और थोड़ी सी चहलकदमी कर लें सोने से पहले, तो बहुत अच्छा। और नींद पूरी होना, पानी का जैसे उन्होंने बताया, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए बॉडी में। और वेट जो है वो उस पर प्लीज़ अगर ज़्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश कीजिए। बहुत सी बीमारियों की ये सब बातें जो है वो सुनने में तो अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन हम जब सुनते हैं तो भूल जाते हैं और अमल नहीं करते। अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और अमल करें। थैंक यू सो मच वजिहा एंड शाह नज़ीर साहब, आप लोगों की आमद और वक्त का शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। रमशा कमर को दीजिए इजाज़त। हमें